फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने बात कीजिए, अपने टॉपिक पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। तो आप देखिए कि हमने बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे बात की कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे। कल भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलेक्शन तो लगता है होते हुए नज़र नहीं आ रहा, डिले हो जाएँगे इलेक्शन। मगर आज तो डेट दे दी गई, शेड्यूल दे दिया गया जिसका इंतज़ार था। तो आपको क्या लगता है कि कितनी पार्टियाँ इसमें हिस्सा लेंगी? कितनी सियासी पार्टियों को मौका मिलेगा इलेक्शन क में आने का? तो क्या पीटीआई को आप क्या देखते हैं? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? कि पीटीआई इलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी? पर एक तरफ देखिए, नवाज़ शरीफ को इतना ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। नवाज़ शरीफ को यकीनन आज नवाज़ शरीफ लाडले बना के लेकर आए गए हैं। जिस तरह रेड कार्पेट इनके लिए बिछाया गया, जिस तरह पूरे मीडिया में ये शोर है कि नवाज शरीफ ही चौथी दफा के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ जब भी अपनी स्पीच करते हैं, वो ही पुरानी बात कह रहे होते हैं कि जब मुझे क्यों निकाला गया था, मुझे जिस लाडले को लाना था, उस लाडले की वजह से मेरे साथ कितनी नाइंसाफी की गई। मेरे साथ-साथ तो पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा ज़ुल्म किया गया। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बहुत बड़ा ज़ुल्म किया गया। कभी मैं सोचता हूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है आज पाकिस्तान को जिस नतीजे पे पहुँचाया गया है, वो इसी वजह से पहुँचाया गया है कि जो लाडला इनका था, जिस लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान इस नतीजे में पहुँचा है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज ये लाडले हैं, इनको लाया गया है, इनके तमाम केसेस पे इनको रिलीफ दिया गया है, तो फिर ये सवाल क्यों बार-बार उठा रहे हैं? हमेशा आते हैं, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, हमेशा इनका बयानिया यही होता है नवाज़ शरीफ का। आज भी नवाज़ शरीफ का यही बयानिया है। तो नवाज़ शरीफ को क्या ये फ़ील हो रहा है कि चौथी दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं बन सकते? लाडले तो हो गए हैं, लाडले के तौर पे लेकर तो आ गए हैं, मगर शायद वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं बनेंगे। इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। जी, ज़ैदी भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? समीना, आपको और तमाम सामीन और नाज़रीन को मेरा सलाम। जी। सबसे पहले तो बड़ी खबर यही है कि इलेक्शन की तारीख का जी, शेड्यूल का ऐलान कर शेड्यूल दिया का गया। ऐलान कर दिया गया। जी। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आने वाले जो चंद दिन हैं, 1 से 2 दिन, वो जी। काफी अहम होंगे, जी, जी। और उसी की रोशनी में उसके बाद आप देखें कि इलेक्शन की शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया, क्योंकि प्रेशर बहुत है। हम बार बार जिक्र करते हैं कि हाँ। प्रेशर बहुत है, इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं, करवाने, जी। और उसके लिए जो सबसे ज्यादा लोग जिनके तरफ हैं, लोग समझते हैं कि उनकी तरफ उनके चाहने वाले सबसे ज्यादा हैं, उन्हीं की तरफ से मज़ाहमत की कोशिश की गई थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगर उनके कायद के बगैर अगर इलेक्शन होंगे जी। तो नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। उनकी ये कोशिश थी कि शायद इसकी वजह से डिले कुछ यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई चाह रही थी कि इलेक्शन डिले हो जाए? ये उनके उनके वकील ने भी कबूल किया ना। अली अली जफर जो है, उन्होंने जी। कहा कि हमसे नादानस्ती में ऐसा हुआ, क्योंकि देखें हर एक की जैसे आप ये देखें ना, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो उसको एक्सेप्ट नहीं किए इन लोगों ने। दोबारा से इंटर पार्टी इलेक्शन कराया गया, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो जी, देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। राइट। कोई समझता है कि हमें इलेक्शन में जाने का टाइम है, कोई समझता है हमारे इलेक्शन जाने का टाइम नहीं है। पीटीआई की मकबूलियत और जीत का इन्हिसार उन्हें सब अंदाजा है, लेकिन उन्हें ये भी अंदाजा है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उनके कायद के बगैर इलेक्शन होते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए तो उनको पूरी कोशिश करनी थी ना। आप उसको गलत नहीं कह सकते, ये
रिहा करवा लेंगे। तो एक टैक्टिस हो सकती है, जी 100% नहीं, लेकिन कोशिश जरूर हो सकती है। और वो उन्होंने की, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं हुआ कानूनी तौर पे कि उनको इस फैसले के खिलाफ जो था वो हाई कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वादे तौर पे फैसला दे चुकी थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और फाइनल डिसीजन जो आया था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। तो अगर ये अपील जाती भी बराह रास्त तो सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए थी, जी जो कि इन्होंने हाई कोर्ट के जरिए की। उसकी वजह से आप ये देखें कि अपील कुनंदा को भी सुबकी उठानी पड़ी, और लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनको भी सुबकी उठानी पड़ी। जी उन्होंने जब चीफ जस्टिस ने यही कहा कि आपने वहाँ क्यों की दरखास्त और आपने सुनी क्यों, क्योंकि ये मैटर हमारा था। जी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और उन्होंने मिलके आपस में मीटिंग्स हुई, और उनके काम के ऊपर मेरे ख्याल से बातचीत हुई होगी कि आपका प्रोसेस जो है कितने हद तक हो गया है, काम कहाँ तक हो गया है। और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि रातों रात आज ही आज आपने तारीखों का ऐलान करना है कि जाके वो 1 दिन या 2 दिन की जो डिले हुई है उसको कवर अप किया जा सके। अगर आपको एतराज उठाना था तो आपको ये देखना चाहिए था कि आप उन जगहों पे एतराज उठा सकते थे, या उन डीआरओ के ऊपर जो थे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के, जो आप समझते थे कि शायद ये हमारे खिलाफ जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा ये आरओ और डीआरओ जो है ना वो इस इलेक्शन की काम में हिस्सा लेंगे। तो उसके लिए अगर आप सबको हटा देंगे तो लाजमी बात है कि इन 1000 से ज्यादा आदमियों को लाने के लिए आपको एक मरतबा कितने दिन की मेहनत दोबारा चाहिए होगी। जी तो इसके नतीजे में इलेक्शन डिले ही हो सकते थे ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। और इलेक्शन डिले होने का मतलब ये था कि वो जैसे दूसरी जमातें फौरन सर पे चढ़ गई, इनकी तरफ से बहाना है, इलेक्शन से जाने का बहाना है ये। मतलब पहले तो देखिए सुनने में ये आ रहा था कि ना मुस्लिम नून लीग नहीं चाह रही है इलेक्शन, फिर बाद में समझ में आया कि जो हुआ, जो भी आपने देखा अपने सियासत में क्या हुआ कि शहबाज जरदारी साहब ने कह दिया कि जी इलेक्शन आगे नहीं, मुस्लिम नून लीग किसी सूरत में तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी तैयार थी। बिलावल तो मुस्तकिल कह रहे थे, वो तो भाग गए थे इलेक्शन से। मैं कह रहा हूँ जो चीज अगर मुस्लिम लीग चाह रही थी तो वो काम इन्होंने कर दिया ना। हाँ उनकी ख्वाहिश जो थी वो उनकी जी तरफ जी से हो गई, उनकी ख्वाहिश जो थी वो पीटीआई ले लिया। आपने सही कह रहे आप पे सियासी अटैक करेंगे ना कि हम तो नहीं चाहते थे, अब आप चाहते हैं जी। वो कि ख्वाहिश उनकी ज्यादा थी, लेकिन उसको पाया तकमील आपने पहुंचा दिया। तो उसके नतीजे में आप ये देखें फौरन पीपल्स पार्टी और आईपीपी जो थे वो दोनों कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए थे कि हम इसके फरीक बनने के लिए तैयार हैं इस कोर्ट केस के अंदर। तो बहरहाल अब ये जो एक इशू था काफी अरसे से रुका हुआ वो सॉल्व हुआ। फिर अब देखें ये कितना स्मूथ और कितना हमवार हो गया ये इलेक्शन। तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को जो शेड्यूल दिया गया है उसमें इलेक्शन हो जाएंगे? पेपर जमा कराने के, कागजात जमा कराने की डेट भी देखें कितना कम टाइम दिया गया, 20 से 22 दिसंबर तक 2 दिन का है टाइम। तो किस तरह कागजात जमा कराएंगी पार्टियां? देखिए हमेशा से इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर जो होते हैं वो ऐसे ही होता है कि लोगों को 4-4, 5-5 लोगों को कह दिया जाता है कि अगर अभी टिकट का फैसला नहीं हुआ तो आप सब दरखास्तें जमा करा दें, और एक एक की जगह 3-3, 4-4 कवरिंग लोग होते हैं। उसके बाद पार्टियां अपना फैसला करती रहती हैं, और थोड़े जब ये डेट गुजर जाती है आखिरी वक्तों में बकिया सब विड्रॉ कर जाते हैं, और जिनको टिकट दिया जाता है वो पार्टी की तरफ से आ जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 2 दिन में नॉमिनेशन पेपर भरना कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। अगर जैसे पार्टियां कह रही हैं हम तैयार हैं तो फिर उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना। अगर आप तैयार हैं, जैसे नून लीग कह रहा है हमारा 70% काम हो चुका है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे काम काफी हद तक हो चुका है, आईपीपी अपने तौर पे तैयार है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो अफेक्टेड है वो पीटीआई है जी। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 5-5 लोग जो हैं, 10-10 लोग हैं एक एक सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से उनको भी इतनी कोई वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका सेटबैक या उनके तरफ से जो इस वक्त नुकसान का वो है वो सिर्फ यही है जो आज एक मरतबा फिर उनके जो वजीर हैं वो आपके वकील हैं बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इस सूरत में अगर इलेक्शन होते हैं तो मुमकिन है कि कायद इलेक्शन ना लड़ सके। आज उनका ताजा ये उनका बयान है कि मुमकिन है कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके जो मौजूदा। तो यानी कि जो पहले सुनने में आया था कि पीटीआई बाइकआउट करेगी इलेक्शन का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई बाइकआउट करेगी इलेक्शन का? देखिए पीटीआई अगर बाइकआउट करती है तो मेरे हिसाब से इस पर एक और सियासी गलत फैसला हो। मैदान कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने पहले गलतियां की, असेंबली में नहीं बैठे। आपको सिस्टम में रहना चाहिए। आपका एक आदमी भी हो ना
तो सिस्टम में आपकी आवाज पहुंचाता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपको इख्तियार मिले, जरूरी नहीं है कि आपकी सीटें जो है पोजीशन पूरी पोजीशन आप ही हो, आपके 10, 20, 25 आदमी भी हो, तो वो आपकी आवाज अवाम तक और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाते रहे। तो बाइकाट करना ये दूसरे के लिए बिल्कुल सामने वाले के लिए आप खुला मैदान देने के बराबर है कि ठीक है अब आप जो कर लें आप इख्तियार। तो आप क्या देखते हैं कि आपको लगता है कि बाइकाट करेगी या इलेक्शन में आएगी? मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा फैसला करेंगे। और अगर मेरे हिसाब से अगर खुदा न खास्ता ऐसा फैसला करती है पीटीआई तो ये नुकसान वाला फैसला उनके लिए, और दूसरे के लिए बिल्कुल ग्रीन चिट दे रहे हैं आप। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हर सूरत में मुकाबला हर सूरत में करना चाहिए। देखिए यही चीज 18 के बाद पीपल्स पार्टी जैसे जेयूआई ने कहा था कि सीटों से इलेक्शन इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का यही था कि नहीं जी हमने ऐवान के अंदर ही रहना चाहिए। नहीं तो फजलुर रहमान साहब जो थे वो सबको इस्तीफा दिलवाना चाहते थे ना पीडीएम के रहनुमा के तौर, लेकिन पीटीआई ने पीपी ने कहा कि नहीं जी हमें रजिस्ट करना है और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए रजिस्ट करना है। और एक वक्त आया कि वो टर्न ओवर हुआ और वो इख्तियार में आया उसके नतीजे में। तो इख्तियार में रहना जो है ना, पार्लियामेंट में रहना जो है वो एक सियासी जमात के लिए बहुत मुस्बत कदम होता है। उनको किसी न किसी तरीके से सिस्टम में रहते हैं, और आप कहीं भी आप अगर जाते हैं तो आप मेंबर कहलाते हैं ना, आप कहीं बैनुल-अक़वामी टूर पे ही जाते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं, आप अपनी कोई लॉबिंग भी करते हैं या अपनी आवाज इंसानी हकूक की तंजीमों में पहुंचाते हैं, तो पार्लियामेंट के मेंबर होने का एक अलग इस्तेहकाक होता है और खाली एक पार्टी का रुकन होना एक अलग चीज होती है। और फिर आपको अदालतों के अंदर दूसरी चीजों में भी आपको उसका एडवांटेज होता है। एज ए मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली आपको दूसरा एक मजीद आपके ऊपर थोड़ी सी ऊपर आप काउंट होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये फैसला ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से गलत फैसला होगा। पार्टियां अब अपने तौर पे अब देखें आने वाले 1-2 दिन के अंदर कैसे गहमा-गहमी इस तरीके से शुरू होती है और एक दूसरे पे। तो मगर आपको लग रहा है कि ये जो है पंजाब से मुस्लिम नून लीग जीतेगी और सिंध से जरदारी साहब जीतेंगे, ये लग रहा है आपको? यही दोनों पार्टियां आएंगी? जिस तरह आम आवाम से पूछा गया तो वो तो बहुत परेशान है, उन्होंने कहा क्या फिर चोरों की हुकूमत आ रही है, ये अल्फाज हैं इन लोगों के लिए। तो फिर क्या देखते हैं, क्या मसला ये कि आप ये देखें जैदी भाई कि बड़ी बड़ी ताकतें जो लेकर आती हैं, जो लाती हैं, तो क्या उनके कानों में ये आवाज नहीं जा रही, आम आदमी की आवाज, जो आम आदमी तो किसी सूरत अभी नहीं चाह रहा कि ये आए? उनके कानों में तमाम आवाजें हैं। तो फिर वो क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। बार बार ये कहता हूँ कि हमारी सोच में, हमारी अप्रोच में और उनकी सोच और उनकी अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क। हमें वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा जो वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस खेल का हिस्सा है। कौन गलती कर रहा है, कौन गलती नहीं कर रहा, किसके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं, वो मैं और आप नहीं जानते। हम वो जानते हैं जो हमारे सामने हो जाता है। हम हुए पे बात करते हैं, होने से पहले वाली बात का तो हमें कुछ नहीं पता ना। तो ये जो इदारे हैं, ये जो खेल के खिलाड़ी हैं, ये इन चीजों को हमसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। किस वजह से किसको सजा दी जा रही है, किस वजह से किसको आगे लाया जा रहा है, किसको पीछे हटाया जा रहा है, इसमें भी बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है ना। एक दो चीजें नहीं है, किसको कौन। तो फिर आपको क्या लगता है इस्तेकाम पार्टी को क्या देख रहे हैं आप? वो पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? वो तो अलीम खान ने तो अभी कुछ काम ही नहीं किया, वो तो कहते हैं कि जी हमारी पार्टी को अभी शेड्यूल नहीं मिला जी। अभी ये भी बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान जो है, आईपीपी जो है जी, वो क्यों नहीं हिस्सा लेगी? वो हिस्सा लेगी। उसको मालूम है कि उसको कितनी सीटें मिलनी है, ये उनको अंदाजा होता है। अच्छा। और जब ये कमिटमेंट्स हो रहे होते हैं, जब ये मंसूबे बन रहे होते हैं, जब ये प्लानिंग चल रही होती है, तो सीटिंग अलॉटमेंट शुरू हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो है, बहुत सी चीजें अंदरून खाना तय हो चुकी होंगी और ये बहुत से उम्मीदवार मुतमईन होंगे कि जीत हमारी है या मैं नेशनल असेंबली का मेंबर बनने जा रहा हूँ। बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अंदर ही अंदर, जो हम और आप जो देखेंगे 8 फरवरी को देखेंगे ये जीता या वो हारा, तो ये बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होती हैं कबल वक्त। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले से डिसाइड हो जाएगा किसने जीतना है और किस पार्टी ने आना है, ये पहले से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा और बाद मीडिया में आके बाद में बता दिया जाएगा कि भाई ये हुआ है, ये जीता है, ये इतनी सीटों से लिया। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैंने ऐसे भी वक्त देखे हैं कि वोटों से सूबाई
असेंबली के वोटों से सेनेटर मुंतखब हो गया, लेकिन उसको आखिरी वक्त तक हल्फ नहीं उठाने दिया गया क्योंकि उसको क्लियरेंस नहीं मिली। क्लियर वोटों से जीता हुआ शख्स को सेनेटर का हल्फ उठाने की इजाजत नहीं मिली। तो ये सारी चीजें आपके पिछले इलेक्शन के जमाने में भी ख्वाजा आसिफ का बड़ा मशहूर वाकया है, तो वो कह रहा है मैं रात को जीता हुआ था, सुबह को हुआ, फिर फैसला क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये तमाम चीजें होती हैं, ये सब इस खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। क्या 18 तो बिल्कुल हमारे सामने का वाकया है ना। सबसे ताजा तो वाकया ये है ना, ये बता दें पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इलाका है जिसके नताइज आने के लिए 3 दिन लगते हैं। अगर आप पर्चा तो अच्छा ये बता दें कि जो इमरान खान के सारे साइफर का केस, तोशा खाना का केस, इस ये सारे जो केसेस हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या देखते हैं? जो उन्होंने कहा था, उनकी कल बहन ने कहा कि हम दर्ज करेंगे यूएसए में और यूके में जाके ये केस दर्ज होगा। तो अभी आप क्या देखते हैं, जो इमरान खान के ऊपर क्या इनको नाअहल कर दिया जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ को किया गया? जो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर गलत इल्जामात लगाए गए, झूठा मुझे करार दिया गया, तो क्या आप इनके बारे में देखते हैं कि ये करेंगे? सब जिस वक्त आपको ये तय कर लिया गया है कि आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा या आपकी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखा जाएगा, तो उसके तमाम लवाजमात तो वो पूरे करेंगे ना। जी। चाहे वो सजा देने की सूरत में करें, 1 साल 2 साल 5 साल व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है ना, एक केस में या 2 केस में। आपने ये देखा कि पिछले दौर में नवाज शरीफ को हटाना था, सजा हुई ना उनको। केस चला था उनका पनामा पे और सजा हुई थी अकामा पे। मैदान से हटा दिया गया था ना उनको। जी। तो ये उस वक्त हुआ था। और आज इनको अगर नहीं लेके आना तो इनको कहीं भी तोशाखाने में भी सजा हो सकती है, साइबर में भी हो सकती है, हो सकता है सब में बच जाए और शरई अदालत के अंदर सजा हो जाए। सही कह रहे हैं, हो सकता है निकाह पे ही सजा हो जाए, जो उनके ऊपर केस बनाया गया है कि जी निकाह सही नहीं किया गया, इद्दत पूरी नहीं हुई। जी, ये मेरी और आपकी एक्सपेक्टेशन है, हम चीजों को देख के बात कर रहे हैं। मुझे 100% नहीं मालूम, आपको 100% नहीं मालूम, राइट, कि फैसला क्या हुआ है और क्या होना है। तो कोई सी भी केस किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन हाँ हमें नजर ही आ रहा है क्योंकि जिनको इलेक्शन से दूर रखना है तो कहीं भी कोई भी फैसला इनके खिलाफ आ सकता है। जिस तरीके से मुस्तकिल आप ये देखें तवातर के साथ उनकी जमानतें मंजूर होती हैं, फिर मनसूख हो जाती हैं, फिर नए मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाती है। अब तोशा खाना केस में 2 दफा उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है जी। एक दफा तोशा खाना वालों ने डिफेंस किया और एक दफा नैब वालों ने किया। फिर आपका केस साइफर केस का आता है, साइफर केस के अंदर आपको इन कैमरा के अंदर महदूद कर दिया गया। ठीक है। दूसरी तरफ 9 मई का वाकया देख लें, 9 मई का केस अब आपको मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेगा। तो हर जगह कहीं ना कहीं आपके लिए शिकंजे लगाए जा रहे हैं ना। अब उनमें से किसी एक भी जगह वो आपको नॉकआउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको, जो लोग कह रहे हैं कि जी जैसे उनकी बहन कह रही है कि जी सजाए मौत हो जाएगी, या कोई कह रहा है उम्र कैद हो जाएगी, कोई भी किसी केस में 5 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, और हर केस में बढ़ेगी। जी, अभी कानून आपको ये कहता है जहां आपको सजा हुई आप इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए, और जहां मुजरिम साबित हुए अनटिल अनलेस कि आप वो अपील में जाएं और उसके बाद बाइज्जत बरी हो और उसके बाद का फैसला हो, जब तक तो आप इलेक्शन, जब तक तो पानी पुलों के नीचे से पता नहीं कितना गुजर जाएगा। इलेक्शन के 3-4 साल हो जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे ये हुआ, तो कहेंगे अब तो 1.5 साल रह गया नई मुद्दत में, अब आप घर बैठ के चुप हो जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें अगले इलेक्शन की। क्या इमरान खान के दौर में कुछ लोग ऐसे नहीं थे कि जिनके सीटों पे उजरदारियां दाखिल हुई थी और आखिरी वक्त तक उनके ऊपर फैसले नहीं हुए थे और वो अपने अपने ओहदों पे बैठे हुए थे। ठीक है, इमरान खान को जो ये हो रहा है कि जी लाया गया था, सिलेक्टेड थे, लाडले बने हुए थे उस वक्त, अभी नवाज शरीफ लाडले बने, मगर आपको नहीं लगता कि अवाम भी इमरान खान के साथ थी उस वक्त? लाया तो गया था मगर अवाम भी थी, मगर अभी जो नवाज शरीफ के साथ है इस वक्त अवाम नहीं है। नवाज शरीफ के देखें बॉडी लैंग्वेज देखें कि कितने कंफ्यूज नजर आते हैं, बात नहीं होती उनकी। वो बॉडी लैंग्वेज देखें। 18 में आप टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं उन वोट कास्ट के ऊपर देखें मकबूलियत किसकी थी। नून लीग के वोट सबसे ज्यादा थे या नहीं थे? जी। तो आप कैसे कह रही हैं कि इनकी मकबूलियत ज्यादा थी? कराची के अंदर जिस जगह से पीटीआई की सीटें निकाली गई थी, क्या वहां से निकाल सकती थी कभी पीटीआई? एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं मंसूर सदीकी बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी बोलिए सर।
सर मैं आपसे लेती अच्छा, हूँ मैं जी ये सर। कह रहा हूँ ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये तो एक मजाक है बिल्कुल, जबकि सीटें मुकर्रर हो बिल्कुल चुकी हैं आपने कि सही पंजाब कहा, से मैं इतनी आपके इस मिलेंगी, बात से बिल्कुल सिंध एग्री से इतनी करती हूँ, ये मिलेंगी, मजाक है, ये आसाम को इलेक्शन इतनी नहीं। मिलेंगी। तो ये एक मजाक करने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान में जब तक आर्मी पॉलिटिक्स से अलहदा नहीं होगी, जी। पाकिस्तान में कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये जो ठीक। दिखा रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, लोग यानी भी कि आप उससे ये कह रहे हैं कि तरस कर रहे हैं, डिसाइड तो हो चुका कि नवाज शरीफ ही आ रहे हैं, आपके नजदीक नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, चौथी दफा नवाज शरीफ ही बनेंगे, पर नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, नवाज शरीफ बन रहे हैं, मगर नवाज शरीफ इतने उदास क्यों है? नवाज शरीफ मुस्तकिल आके मीडिया में एक ही बात कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे 2018 में जो निकाला गया, इमरान खान को लाया गया, लाडले को लाया गया, मुझे निकाला गया, तो अभी ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अभी लाडला बना हुआ हूँ, मुझे भी तो लाया गया है, जब इमरान खान को लाया गया तभी अपना इनको लेकर रिकॉर्ड आ साफ गए। करना चाह रहे हैं। वो जो नई जनरेशन में जी। ये इमरान खान ने डाल दिया है लोगों के जहनों में कि वो एक चोर है और वो ये है, तो वो अपने आप को अदालतों से तो वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन वो पब्लिक के सामने, उन्हें पता है पब्लिक के जहन में मेरी क्या रेपुटेशन हो चुकी है, जी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं उनसे मैं जरूर अपने आप को क्लियर करवाऊंगा। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि मुझ पे तो इतने इल्जामात लगाए गए, अवाम को गुमराह किया गया मेरी वजह से, और मुझे अवाम के साथ बहुत ज्यादती की गई और पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती हुई, मुझे ये अफसोस है। तो बार बार वो तो वहीं हाँ, सुई उन्हें ये अटकी हुई अफसोस है। है ना कि पाकिस्तान की तरक्की रुक गई तो जो आप मैं ये करवा देखें ना, रहा था। उनकी तो सुई वहीं अटकी हुई है, जबकि वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, जिस तरह आपने कहा वो तो सिलेक्ट हो चुके, वो तो डिसाइड हो चुका, तो उनको लाया जाएगा, जिस तरह शोर मच रहा है, तो फिर उनको इतना उदासी किस बात की है? सवाल यहाँ पे ये है। लेकिन वो वजीर आजम तो उन्हें बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें पता है उनके हैंड कितने टाइट होंगे, वो इसलिए थोड़ा सा और फ्रीडम चाह रहे हैं। वो ओके। चाह रहे हैं कि मेरे कंधे पे ये जो बंदूक रख के चलाई जाएगी, नाम तो मेरा ही बदनाम होगा दोबारा, तो मैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, पब्लिक के दिलों से मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि मैं इतना करप्ट नहीं था जितना कि मुझे शो किया गया है। उन्होंने तो कहा ना कि देखिए तो मैं उनका तो मेरा मैं तो कोई कॉन्शियस है। नैब के सारे केसेस उनके खत्म कर दिए गए, उनको रिलीफ दे दिया गया हर केस से, तो वो तो कह रहे हैं कि देखो सच तो सामने आ गया, मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। मैं वो तो असल में पब्लिक नहीं मान रही ना, पब्लिक ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो जजों से जो क्लियर हो गए हैं वो कहते हैं ये तो आर्मी का प्रेशर है, उन पे क्लियर हुए जा रहे हैं, तो वो उनके वो खुद चाह रहे हैं कि मैं बाई फेस जो ना लोग मुझे उसी तरह पसंद करें जैसे पहले करते थे। मगर और लोग जो नहीं पसंद कर रहे हैं इस वक्त, सही कहा आपने, लोग अभी लोग नहीं कर रहे दिल नहीं से पसंद उन्हें। कर रहे जी। हाँ, अब तक जितने भी फैसले आए हैं किसी को भी अवाम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनके दिल में वही है कि नहीं जी। सही जी। जी क्या बोलेंगे सर, आप जब तक बोलेंगे ये आर्मी इनकी इंटरफेयर नहीं खत्म होगी ना पाकिस्तान में, जब तक ये इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं होंगे। अब वो पीटीआई से जो भी मुंतखब होता है वो उसे तो अच्छा आप बताएं कि पीटीआई इलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी? बड़ी पार्टी है, उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आएगी या नहीं आएगी? पीटीआई को ये बहुत कम टाइम देंगे और उस वक्त भी बिल्कुल वो जो ना एज ए इंडिपेंडेंट वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे, तो लेकिन उन्हें टाइम नहीं दिया जाएगा, जिस तरह दूसरी जमातों को मिल रहा है उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनके जो ना उन्हें डरा धमका के लाएंगे बहुत। सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, फिर हुआ कोई मेरा इंटरेस्टेड कोई तो मैं फिर कॉल बैक करूंगा। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब जी बोलिए सही साहब। जी मैं तो वालेकुम सलाम। मैं तो पहली बात तो ये कहूंगा कि आपके चैनल से कम ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि नवाज शरीफ सिलेक्ट हो गए और वो जो है ऑलरेडी फैसला हो गया जी। वो तो अभी दिया ना कॉलर ने आके बात, हमने तो नहीं नो ये तो कॉलर कह रहे हैं ना, हमारे प्रोग्राम से या आपके प्रोग्राम से ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी अभी भी मुंतखब नहीं हुआ है, ना होना चाहिए, ना ही किसी को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। हमारे चैनल से ये मैसेज जाना चाहिए कि अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वही हुकूमत बनाए या इख्तिदार में आए या वही जीते जिसको अवाम चाहे। अगर हम अपने चैनल से ये बात कहना शुरू कर देंगे कि जनाब फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ बनेंगे, तो ये एक गलत पैगाम जाएगा, मायूसी जाएगी अवाम में।
अब नवाज शरीफ तो वैसे इतने मायूस नजर आ रहे हैं, खुशी तो नवाज शरीफ की नजर नहीं आ रही है, कहा भी जाएगा, सोचा भी जाए। जिस तरह बिलावल कह रहे थे कि जी हम अब आने नहीं देंगे किसी तरह भी, ये अभी इस वक्त लाडले बने हुए, इनको सिलेक्ट कर लिया गया, चौथी दफा के वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे, बिलावल जो कह रहे हैं। पर अगर मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर उनको लग रहा है, जिस तरह कॉलर भी ये सोच रहे हैं, अवाम भी ये सोच रही है, तो वो क्यों नहीं खुश हैं? सवाल ये, अगर भाई उनको तो खुश होना चाहिए। ये तो आपको लग रहा है ना कि वो खुश हैं कि नहीं खुश हैं। नहीं, वो तो आराम से मीडिया में नजर आ रहा था ना, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, एक बंदे की बातों से पता चलता है, उसकी स्पीच से पता चलता है। पर उनकी ना स्पीच, उनकी जबान उनका साथ ही नहीं दे रही है, उनकी तकरीर साथ नहीं देती है। वो क्या बोल रहे हैं? 4 दिन से सिर्फ एक ही बयान दे रहे हैं कि वो मुझे क्यों निकाला गया 2018 में, जो लाडले को लाया गया था और मुझे हटाया गया। मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई, मुल्क पे जुल्म किया गया। जी, बार बार बयानिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी उनका बयानिया शायद हिट हो जाए अवाम में। जी, ठीक है, अभी तक उन्होंने 3-4 बयानिए बदले हैं, वो भी अभी तक कोई हिट नहीं हुआ है। राइट। दूसरी बात ये है कि अभी भी उनको यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी को एक्सपेक्टेड वोट जो चाहते हैं वो पड़ेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही की, यही मैं क्या सुनना चाह रही थी लोगों से, मगर लोग अभी तक ये बात नहीं बोल रहे थे। ये आपने आके बोली, वो कॉलर आए थे तो उन्होंने यही कहा कि जी वो तो सिलेक्ट हो गया, अब डिसाइड कर लिया, मगर जी भाई ये देखें, जब इलेक्शन में जब जाएगा तो वो, मैं कह रहा हूँ, डिफरेंट सिनेरियो होगा। राइट। ये किसी ने कैसे कह दिया कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे, ये तो एक तासुर दिया जा रहा है। और जो कौन तासुर दे रहा है? हम और आप जी। ठीक है, या अगर उनके केस माफ हो गए तो ये तासुर मिल रहा है अवाम को कि शायद उनको तैयार किया जा रहा है चौथी दफा के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इतनी आसानी से कोई चौथी दफा वजीर आजम बन जाएगा। अगर वो चौथी दफा वजीर आजम बनते हैं तो उनका रेपुटेशन अवाम में क्या होगा, और जो उनके लाने वाले हैं उनका रेपुटेशन अवाम में क्या होगा फिर। जो ऑलरेडी अवाम में उन जिनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो अपनी रेपुटेशन को मजीद खराब करना नहीं चाहेंगे। देखें, ये कोई आसान बात नहीं है कि जनरल फैज को जो है सुप्रीम कोर्ट तलब कर ले। क्या आप समझते हैं कि बहुत आसान बात है ये आसान चीज है? या पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में नहीं हो रही? साथ में 2 ब्रिगेडियर को भी उन्होंने बुला लिया और बाजवा को भी बुलाने के चक्कर में ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? तो ऑलरेडी वो तो प्रॉब्लम में है। और अगर ये तासुर अवाम में चला गया कि ये इनको लाने वाले दोबारा नवाज शरीफ को यही लोग होंगे जिनको इस वक्त वो हमारा अवामी हिमायत हासिल नहीं है जो होनी चाहिए, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नवाज शरीफ के लिए भी और उनको लाने वाले के लिए भी। तो नवाज शरीफ बार बार बयानियां बदल रहे हैं, उनके 2-4 जलसे भी हो चुके हैं जो कि कोई इतने खास नहीं थे दिल से। बिल्कुल सही कहा आपने, खास नहीं थे। तो दूसरी तरफ हो सकता है कि पीपल्स पार्टी मोमेंटम गेन कर ले और तहरीक इंसाफ को अगर तो इजाजत मिल जाती है, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि यार इजाजत की क्या बात है, तहरीक इंसाफ एक पार्टी है तो उसको किसी से इजाजत की क्या जरूरत है? अगर वो उस पार्टी को भी अपना थोड़ा यानी मोटिव तो नहीं है, थोड़ा एंगल चेंज करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए, अब समझ लेना चाहिए कि इमरान खान तो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं। उनके वो जेल में बंद हैं, उन पे बहुत सारे मुकदमात हैं और वो इलेक्शन 2 महीने रह गए हैं, उससे पहले वो बाहर नहीं आ सकते, ना शाह महमूद कुरैशी आ सकते हैं। तो अब तहरीक इंसाफ को उनके बगैर इलेक्शन मुहिम चलानी चाहिए और अवाम को बाहर निकलना चाहिए। ये आप अगर बैठे हुए रोते रहेंगे, क्योंकि हमने माजी में देखा ये जो एमक्यूएम के साथ हुआ कि वो बैठ के रोते रहे और वो इलेक्शन में नहीं निकले, एमक्यूएम अल्ताफ वाले जी, तो उन्होंने बाइकआउट करा, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसीलिए उन्होंने इस दफा डिसाइड करा है कि वो चाहे खुद आए चाहे वो आजाद उम्मीदवार को नॉमिनेट करें। तो पीटीआई को भी यही स्ट्रेटेजी बना। देखें, जब आप असेंबली के अंदर होते हैं ना, भले आपकी तादाद 12, 15, 20, 25 क्यों ना हो जी, तो सिस्टम को सिस्टम में रहते हुए चेंज कर सकते हैं आप। सिस्टम में बाहर रहते हुए आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत में तब्दीली होती रहती है। 10 जमातों की पार्टी या 20 जमातों की पार्टी भी कभी कभी इतनी अहमियत इख्तियार कर लेती है कि उसकी बहुत सारी चीजें आपको माननी पड़ती हैं जी। और देखें,
आज नहीं तो कल असेंबली सुप्रीम होती है और उससे ज्यादा आइन सुप्रीम होता है। दुनिया भर में मदाखलतें होती रही और होती रहती हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम होते हैं। तो आप अगर पार्लियामेंट के अंदर हैं, भले आपकी तरह 20 हो, 25 हो, 30 हो, और आप उस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं उस सिस्टम में रहते हुए। अगर आप बाहर रहेंगे, बाइकआउट करेंगे, आप बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दूसरे लोग अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे और आप कहीं और चले जाएंगे। तो पीटीआई को मेरा मशवरा ये है, जो मैं समझता हूँ, उनको ये बयानियां बनाने चाहिए कि हमारा जो कायद है वो इस वक्त जेल में है और सिंपैथी का वोट ऑलरेडी वो है उनके पास वोट बैंक, तो अपने कारकुनों को, अपने हमदर्दों को वो मोटिवेट करें, मुतहरक करें और जो है इंतखाबी मुहिम के लिए कोशिश करें, चलाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, लोगों से मिलें। इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, या तो अगर उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को वो नॉमिनेट करें। उसमें ये होगा कि अगर तो बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, जाफरी साहब से बोलूं। जी जाफरी साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पूछें। जी जाफरी साहब, महमूद भाई क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। सैयद साहब मेरे प्यारे बड़े भाई हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की है कि इनको, इसकी पार्टी को, पीटीआई को बाहर निकलना चाहिए। वो तो छुपते फिर रहे हैं, कुछ जो उनके बड़े बड़े थे, ये अपना अमीनपुर, गंडा और मुराद सईद और कितने हैं, ये सारे छुपते फिर रहे हैं। तो अवाम कहाँ निकलेगी? अवाम ये जो इनके लीडर थे जो आगे लगे थे, इन्होंने निकालनी है। अब वो तो चेहरे छुपा रहे हैं, तो अब अगर जलसे जुलूसों में भी आएंगे तो उनके तो चेहरे पकड़े जाएंगे। जो ये जो पीटीआई वाले आम आदमी भी हैं, तो उनको तो नहीं छोड़ेंगे। अभी तक जिनके नाम है ना पुलिस स्टेशन में दिए हुए, मेरे अपने गांव का वाकया है, तो वो अभी तक, उनका बच्चा जवान था, उसने बदतमीजी की थी एक एसएचओ के साथ। अभी कितने महीने हो गए इमरान को गए हुए, अभी तक वो घर नहीं आ सकता। वो पता नहीं दुबई चला गया या कहाँ चला गया। तो इधर कौन निकले? दूसरा बात आपने बिल्कुल सही, कौन निकले? इतना खौफ फैला रखा है। जी समीना जी, जो लोग दावे करते थे ना ये हो जाएगा, ये समीना जी एक नुक्कड़ पे लिख ले, पेपर लेके इलेक्शन नहीं होंगे, नवाज शरीफ नहीं आएगा, ये समंदर आएगा, पता नहीं क्या क्या दावे करते हैं। वो अल्लाह ने एक भी पूरा नहीं किया। अब पीटीआई के हर घर में मातम हो रहा है, जिस तरह 2-3 दिन हो गया जी, मातम 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 अब हो रहा है ना। तो लिहाजा इनको खुद अकल करनी चाहिए। ये जितने भी कॉलर हैं या जितने भी आम आदमी हैं, ये कोई लीडर नहीं, ना तो इनको कोई ओहदा मिलेगा, ना कोई एमएनए एमपीए, ये तो काउंसलर नहीं बन सकते, लेकिन डिफेंड कर रहे हैं फिर भी इमरान को। इमरान की वो हैसियत नहीं रही। मैं परसों भी बोला था कि उसको कोई आदमी ऐसा लाना चाहिए था कि, लेकिन अगर आ भी जाए, कोई भी आ जाए ना, चेयरमैन किसी को भी बना देगा, तो अवाम ने निकलना ना। अवाम नहीं शो अप होना चाहती। बिलावल भी अगर बंदे ले आए ना कि मैं स्टेटों पे ले आऊंगा, तो वो भी नुकसान उठाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं। नवाज शरीफ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप अवाम को लेके आ जाए तो तोड़ फोड़ करें और आगे लगाए, टैरों को लगा ले, ये अब ड्रामेबाजी नहीं होगी। ये देख लेना। थैंक यू जी। महमूद भाई क्या कहेंगे आप? हेलो जी, मैं क्या कह सकता हूँ, दरअसल हर पल इतनी सिचुएशन बदल रही है जी, और ये एक तजजिए जितने हमने पिछले कितने महीनों से किए हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, वो सारे के सारे देख लें आप, धरे के धरे ही रह रहे हैं। अभी मुझे तो जो कोर्ट है, बड़े उनके जो फैसले आ रहे हैं, बड़े इसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे जी। ये माने या ना माने हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक कह लें आप चेंज है कि आप फैज हमीद जैसे बंदे, ताकतवर बंदे को अगर आप कोर्ट में बुला रहे हैं, तो उसके बाद ये है कि फिर वो अपने दफा में फिर बाजवा का नाम भी देंगे, और बाजवा अपने दफा में देखते हैं किसका नाम देते हैं। क्योंकि आज जितनी मैंने वो उसकी कॉपीज, जो उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें उन्होंने एक बात, पता नहीं वो किस मौजू पे हो रही थी, लेकिन एक जज साहब हामिद खान को बार बार यही पूछ रहे थे
कि आपका इससे किसको फायदा हुआ। अब हामिद खान इस चक्कर वो कह रहे थे कि जी मैं ये बता सकता हूँ किसको नुकसान हुआ। वो कहते हैं ये मुझे नहीं सुनना, मुझे ये बताएं कि ये सेक्शन का किसको फायदा हुआ। अब ये है कि वो ये देखें, अगर वो मतलब बहुत क्लेवर किस्म की उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी, वो जो क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्रॉस उसको कर रहे थे, तो बड़ी चीजें खुलेंगी। अब उसमें देखें, हम किसी की नाजायज तो हमायत नहीं कर सकते, जो चीज गलत है गलत है, जो सही है सही है। उसमें जो भी जिसने भी सिस्टम को डीरेल किया है उन लोगों के नाम आने चाहिए, किसी भी सतह पे किया है। तो लेट्स सी, मेरा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तजिया यही है कि इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे, फेयर और फ्री इलेक्शन ना हुए, इक्वली किसी को लोगों को अपॉर्चुनिटी ना मिली, तो इनका फायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल जबरदस्त बात कही आपने। नहीं, इससे पहले महमूद भाई आपने वो भी बात बहुत अच्छी की कि जो चीजें निकलेंगी और आप किसी की बेजा हिमायत भी नहीं कर सकते, इसी तरीके से यही एक तरीका है वाहिद चीजों को सही करने का। और ये आज नहीं, कल नहीं, परसों होना ही होना है, तो बेहतर ये कि आज ही हो जाएगी। जी, क्या कहेंगे जादी भाई आप? जी चौधरी, अब महमूद भाई कुछ बोल रहे थे। जी महमूद भाई बोलें। जी, डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है ना कि आप अब यानी मुल्क को बाद में रखें और बाकी सारी चीजों को मतलब वो भूल जाएं। अपने पसंद नापसंद ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे के आइडियल होते हैं, हम आइडियलाइज करते हैं लीडर को, लेकिन ये डेमोक्रेटिक वे से ऊपर आते हैं लोग। अगर या तो हम कह दें कि हमने जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, ये फेल हो गई है, तो जैसे कि ये भी मानना पड़ेगा कि वाकई। मगर अभी जो जाफरी साहब ने अभी आपके सामने बात की है, अगर कोई भी चीज लेके निकल रहा है, वो लड़का कब से गायब है, घर नहीं आया, इमरान खान का साथ दे रहा था, तो ये देखे ना कि मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो इमरान खान का साथ देने की कोशिश करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जिस तरह किसी ने बताया था, एक झंडा लेके निकल गए पीटीआई का, तो उनको उठा लिया गया। तो अब आप ये बताएं, ये इस पोजीशन में पीटीआई क्या करे, जिसको हर किसी को, तो उनको बड़े बड़े लोगों को तो गिरफ्तार किया हुआ है। इस तरह के वाकयात जो होते हैं, कभी लोग उनको उसमें ही होता है कि बात, कई लोग आपको सही बातें बताते भी नहीं है ना, वो सेंसेशनलाइज करते हैं, हर चीज को प्ले डाउन करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू महमूद भाई, ये एक मिनट आपको रुका, ये बहुत आपने जबरदस्त बात कह दी है कि ये जो आपने, जैसे आपने समीना आपने बात की ना कि जो कोई झंडा लेके निकले और उसको पकड़ लेते हैं, अगर आप ये बात बगैर तहकीक के करेंगी तो लोगों में नेगेटिव मैसेज जाएगा, लोग खौफजदा होंगे। मगर ये हुआ है ना, इसकी वीडियो आई है बाकायदा, देखिए वीडियो बनाई है लोगों ने, जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है ये वीडियो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, पीटीआई के 2-2.5 करोड़ चाहने वाले, अगर 25 करोड़ आवाम है तो 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ चाहने वाले हैं ना, उसमें से 2,000-3,000 लोग जेल में बंद हैं। जी, ठीक है। आपके पास अभी भी करोड़ों हमदर्द हैं, तो जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, जो बुजुर्ग हजरात बाहर निकले, खवातीन बाहर निकले, तो वो कैंपेन चला सकते हैं। जो क्लीन लोग हैं वो कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन जब हम बगैर वसूख के ये बात कहेंगे कि जनाब कोई पीटीआई का झंडा लेकर निकल जाए तो उसको उठा लिया जाएगा, तो अगर एक करोड़ छोड़ दें आप, 10 लाख लोग भी अगर झंडा लेकर निकल जाए तो क्या 10 लाख लोगों को आप जेल में बंद कर देंगे क्या? 5 लाख लोग भी निकल आए। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोगों को निकलना चाहिए, मगर लोगों को अपनी जान भी तो प्यारी है ना। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं देखते? 5 लाख लोगों को कोई गोली मार देगा क्या, या जेल में बंद कर देगा? आप देखे ना कितने लोगों को तो जेल में बंद किया, 10,000 लोगों को तो गिरफ्तार किया हुआ है ना, जेल में बंद किया हुआ है। ये इस बात को ये नहीं कहेंगे आप? कहाँ से बात कह रही हैं आप? 10,000 कौन क्लेम कर रहा है? 10,000 आदमी गिरफ्तार हैं। काफी लोग गिरफ्तार है ना जेल के अंदर। कहीं बता दे रहा हूँ, 200 कुछ है। 10,000 आदमी कहीं गिरफ्तार। देखिए शुरू में जो 9 मई का वाकया हुआ था तो 10,000 लोगों को जमा किया था ना, कितनी औरतों को गिरफ्तार किया था। 10,000 की कहानी नहीं थी जैदी भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे मुल्क से अगर आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, हमदर्द है। आगे बढ़ाता हूँ जी। कराची में एमकेएम से बड़ा क्रैकडाउन हुआ था कहीं? नहीं, आज तक मुल्क में नहीं हुआ। 9-0 पे फौज बैठती थी आगे जी, लेकिन ऐसे में इश्तियाक अजहर आगे बैठे, बिल्कुल अफजल सिद्दीकी आगे बैठे, और इन शेख लियाकत आगे बैठे, ये बुजुर्ग थे ना जी, और इन्होंने तंजीम को कंटिन्यू रखा और एक वो वक्त आया कि वो क़यादत दोबारा वापस
जी तो अब आप ये चाहते हैं कि हुकूमत भी हमारी चले, बात भी हमारी रहे और इख्तिदार भी हमारे पास रहे। आप लोगों को मौका क्यों नहीं देते आगे आने का, और लोगों में इतना इनकरेज क्यों नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं? अगर बड़ी बात है, अगर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं बाहर निकालने के लिए, तो ये गिरफ्तारियां जो है ना, ये तो सियासत में है ना। जब सियासत आप खेलेंगे तो ये गिरफ्तारियां, ये जोर जबर, तशद्दुद, ये सब कुछ इसी सियासत में होता है और होता चला है। एक के साथ नहीं, कई जमातों के साथ हुआ है और मुस्तकिल होता रहा है। माजी के अंदर कोई नई बात नहीं है। हमें जब तक अगर कोई कॉज है, अगर कोई मंजिल आपकी ऐसी है, आप ये समझते हैं कि हम हक पे जा रहे हैं और ये बेहतर है मुल्क की भलाई के लिए, तो लोगों को आगे आना पड़े। सिर्फ वकील क्यों आगे आ रहे हैं? ये मैं एक इसमें जरा सा भी ऐड भी कर दूं। ये जो आपने हवाला दिया एमक्यूएम का, अभी एक कोरंगी में रैली निकली थी एमक्यूएम की और वो काफी बड़ी रैली थी, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो सारे चूंकि बेगुनाह थे तो अभी कोर्ट ने उन सबको रिलीज कर दिया मेरे ख्याल से लास्ट वीक। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने कोई, आप किसी क्राइम में नहीं है, आप क्लीन हैं, तो आप बाहर निकलें। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया भी जाता है तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, आप छोड़ गए। नून लीग पे क्रैकडाउन जब पड़ा था तो एजाज हाशमी जैसे लोग आगे आए थे ना, राजा जफरुल्लाह जैसे लोग आगे आए थे ना, इन्होंने तंजीम को संभाला था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे क्या वजह है कि आपकी जो सियासी कायदीन तो कोई भी नहीं आ रहा है, आपके वकील जो आपके मुकदमा लड़ते थे वो आपकी जमात का हिस्सा बनते जा रहे हैं और ओहदे भी ले रहे हैं और वही सामने आ रहे हैं। वो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि कामयाब पॉलिटिशियन ही हो सकता है, चाहे वो छोटे पैमाने का पॉलिटिशियन हो या बड़े पैमाने का। आपके जो रहनुमा है वो पॉलिटिशियन तो आपके सामने ना सबका है ही नहीं, सामने से बोखला ही है। जी बोले आप, 1 मिनट के लिए इनको बोलने देता था, 30 सेकंड का मैसेज दे रहे हैं। जी बोले लियाकत साहब। जी सैयद साहब, जैदी साहब, अगर गिरफ्तार किया जाए तो आपकी फैमिली को तो पता हो ना कि मेरा लव वन उस जेल में है या उस हवालात में है। यहाँ आप उसको देखे वो तो दुनिया से ही गायब हो जाता है, उसका तो पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ। ये एमक्यूएम के साथ ऐसे नहीं हुआ था, ना कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। 1 2 ये जो बलूचिस्तान से गायब होते हैं वो हम सारी दुनिया को पता है कि वो कौन करते हैं, और ये तो उनका पता ही नहीं चलने देते कि वो क्या किधर है, मर गया है, जिंदा है, क्या है। लेकिन ये तो कोई तरीका जी देखिए, वो बलूचिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग मसला है जी, और जो हम ये एक अलग मसला है, वो एक अलग मामला, उसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगा। बाकी ये जो पॉलिटिकल मसाइल हैं, ये बताएं कि एमक्यूएम का जो कह रहे हैं कि एमक्यूएम पे वो नहीं हुआ, एमक्यूएम मैं यही इनसे कहने वाला था कि यही बताने वाला था कि तारीख में तशद्दुद हुआ है आज तक मेरे ख्याल से कितने लोग गायब हो गए जनाब। बहुत लोग एमक्यूएम के वक्त में तो बहुत लोग गायब हुए, बहुत ज्यादा। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। प्रोफेसर जफर आरिफ प्रोफेसर थे, 74 ईयर्स ओल्ड, कराची यूनिवर्सिटी के। जी, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनके ये जुल्म हुआ था एमक्यूएम पे, लेकिन एमक्यूएम वालों को ये तो पता था ना कि हमारे लव वन उस जेल में है, उस हवाला में नहीं पता था यार, है कराची में। नहीं भाई, आज तक अरे अभी 4 महीने पहले 3 लोगों को खटरा कुंडी पे लाशें मिली है भाई, वो तो पता ही नहीं था, सालों से गायब थे। हाँ ठीक है। आप मसला ये है ना कि हम सब लोगों को देखते नहीं है जी। वो जो 4 लोग लंबी हो रही है। मैं सिर्फ सैयद साहब से और जैदी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जैदी साहब, ये जो फलस्तीन के मामले पे इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है, वो आपकी नजर से गुजरा है कहीं? कुछ देखा है आपने? बहुत बड़ी न्यूज है आज की न्यूज है बहुत बड़ी। नहीं, अगर आपकी नजर से गुजरे हैं तो प्लीज कुछ बताइए उसका। मैंने तो सारा पढ़ा, अगर नहीं आपको पता होगा तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। मैं सुन नहीं पाया। न्यूज ये है जी कि ये सारी जंग होने से पहले ना, ये अपना जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोहा गए थे शेखों से मिलने के लिए। वही उनसे जाके मिला है उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये न्यूज है आज की। वो उन्होंने जाके उनको कहा कि इनकी जो है फलस्तीन वाले, इनकी हेल्प करते रहो आप,
और हेल्प नहीं रोको इनकी। और दूसरे 2 माह के बाद ये जंग हो गई और वो जाके पाकिस्तान में जो भी वहाँ इसराइल में जाके किया उन्होंने, किसी ने भी किया जो भी हुआ, वो 10 घंटे के बाद जाके वो उनकी हेल्प मिली है। नहीं तो इसराइल को तो एक सेकंड का पता होता है कि क्या हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, कौन कर रहा है। तो वो हेल्प वही इमरान वाला हिसाब हुआ कि उनकी हेल्प ही नहीं पहुंची। 10 घंटे के बाद जाके इनको पता चला कि उन्होंने हम पे हमला कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ा डिटेल से लिखा है, लिखित दिखने वाली ये काम शुरू हो गया हुआ है। तो ये अपना बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज है। आज से जान शुरू वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो जाएगी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करें। देखें कल मैंने आपको जरा साजिद भाई से ले लूं। साजिद भाई अब बहुत देर से जी साजिद भाई कहेंगे फिर मुझे तो लिया ही नहीं रहेंगे। जी साजिद भाई जिसको फॉलो करते थे रैदी साहब ने 1-2 दफा आके बोला था कि वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए मैंने साहब से क्वेश्चन किया है। वो सुन लूं फिर उसके बाद बात करता हूँ। एक मिनट यादव भाई, माजरत के साथ आपकी आवाज की डिस्टरबेंस की वजह से पूरी मैं बात समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इस हवाले से कोई खबर होगी मैं उसको जरूर चेक करूंगा, मैं देखूंगा इसको क्या चीज क्या है। हाँ जरूर। मैं आपकी आवाज यही बात में पूरी बात नहीं सुन पाया, सही समझ में ठीक है, मैं जरा अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ। यही बात नियाज साहब कर रहे हैं आजकल। नियाज साहब ने भी अपना सब कुछ चेंज करके ना उसी अपनी पुरानी डिटेल पे आ गए हैं जी, इनके बात करना, फौजियों पे बात करना। और मियाँ छोटे मियाँ साहब तो बीमार हो गए हैं, वो तो आज सुबह लंदन पहुंच गए। अब इन्होंने बीमार होना शुरू करता है, ये सारे भागेंगे, इलेक्शन नहीं होगा, ये मुल्क से भागेंगे। यानी कि जो इलेक्शन की डेट दी गई है आप कह रहे हैं इस पे भी इलेक्शन नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डेट दे दी है। मैं कहता हूँ जनाब, छोटे मियाँ साहब तो बीमार ऑलरेडी हो गए हैं, वो तो लंदन जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनके भाई ने सारा उनका काम खराब कर दिया है। वो फिर फौज के मुतल्लिक़ कहने लगा मुझे क्यों निकाला है, कि ये हुआ तो ये काम शुरू पाकिस्तान में भी हो चुका है। थैंक यू सो मच। जल्दी साहब बात करें प्लीज। बाय। जी जी ये साजिद भाई जी। सुनने देखने वालों को सलाम। मैं बोलूं या कोई और बोल रहा है? जी आप बोलें। वही जो लियाकत भाई ने अभी बात कही है, बात तो वही सच है कि इलेक्शन तो आपके मुल्क में नहीं होगा अभी फिलहाल। कुछ भी होता रहे कि 8 तारीख आ गई या आज उन्होंने रातों रात अदालत खोल एमक्यूएम की 10,000 आती कहाँ, वो तो 200 है, वो 500 है, वो 1500 है। एमक्यूएम जरा बात कर ले एमक्यूएम के ऊपर। जो कल भी वो टॉपिक आपका टाइम खत्म हो गया था कि कराची को किसने बिगाड़ा। कुंडा क्या कचरा कुंडी कहाँ है मेरी बहन? वो उसपे लाशें इतनी गिर गई हैं, वो कब्रिस्तान आप उसका नाम रख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कि कराची को अगर आपको याद हो कि जी एमक्यूएम सुना मैंने, एमक्यूएम कितने लड़के कुंडी से मिले, पता नहीं कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, तो मारे भी तो किसने, ये भी तो आप सोचे मारे किसने। अगर आपको शायद सबीना बहन आपको नहीं पता होगा, मगर जो लोग जानते हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं जी कि पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है ना, जब से पाकिस्तान 75 साल या 74 साल या 76 साल जितने भी साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तारीख में पहली दफा इस एमक्यूएम की वजह से पंजाबी पख्तून इत्तेहाद हुआ था। कि इन्होंने पंजाबी और पख्तूनों को इतना मारा था कि वो एक इत्तेहाद बनाया गया था, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद। वो इत्तेहाद सिर्फ कराची में था, वो सियासी इत्तेहाद नहीं था, वो सिर्फ कराची का इत्तेहाद था कि जी हम पख्तून, हम पंजाबी जो है वो एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोगों पे तशद्दुद करते हैं ये लोग। उसके थे, उनका नाम था यही आपके शाहिद सैयद। तो ये बातें कोई नहीं पता था कितने कौन से, दोबारा बताएं एक मिनट, कौन सा पंजाबी अफगानिस्तान का? यार इनकी बात कोई समझता है, सुनता है? कौन सा पंजाबी? लतीफा सुना, दोबारा लतीफा सुनाओ जरा। पंजाबी पख्तून इत्तेहाद नहीं था, शायद अरे चुप हो जाए सैयद साहब, अब 1 मिनट। नहीं इनसे पूछे तो कब बना था, सन पूछिएगा जरा इनसे। उसका लीडर कौन था पूछ रहे हैं दादी भाई, चुप हो जाए। शाहिद सैयद। यार ये अभी तो आपको मतलब है, आपको बहुत पढ़ना चाहिए, अभी स्कूल में जाएंगे। इसको ये फेंकू आदमी को हाथ खिलाना कोई और। यही तो मैंने कहा कि आप लोग बात नहीं करना चाहते, आप लोग सर पता होता है, को सर पता होता है ना, पैर पता होता है। बता दें, आप बहुत पढ़े लिखे तो आप बता दें पढ़े लिखे नहीं है सदर, ये तो। कौन था उसका सदर, उसका आप नाम दे दें, सदर कौन था? आप जरा सुनने सैयद साहब की यहाँ 1 मिनट, दूसरे सैयद साहब को ले लूं। जी सैयद साहब ये बताइए कि कौन। एक सेकंड सैयद साहब, दूसरे सैयद साहब को। जी
नहीं एक सेकंड सैयद भाई जरा एक सेकंड सैयद साहब जरा एक सेकंड जरा मैं सैयद साहब एक सेकंड यार सैयद साहब एक सेकंड जरा मैं टीचर से पूछ लूं एक पढ़े लिखे आदमी से जरा पूछ लूं इतिहास का सदर कौन था जरा बताइएगा रेड्डी साहब। जी आप सुन ले, ठंडे दिमाग से सुने भाई, ये बताएं आपने जो कहा ठंडे दिमाग से प्लीज सुनिएगा, इतना जज्बाती नहीं होगा। गिलास एक ठंडा पानी का रख लें आप लोग प्लीज। अरे एक ठंडा पानी का गिलास रख लें जी। मीडिया पे आके इन्होंने क्या कहा, जैदी भाई को करने दो, ठंडा पानी पी लिया उन्होंने, ठंडा पानी पी लें प्लीज जी। मैं एक से इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे जी। जी भाई ये बताइए कि कौन से सन में ये पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बना, ये बता दें जरा पहली बात। बताएं कौन से सन में, सन बता दें प्लीज। नन्नों को जवाब नहीं देता जैदी भाई आप बात इनको पता ही नहीं ना सर, नहीं पता जी, सही है, जवाब दे देते वो आपको जरूर। इतने बड़े मीडिया पे आके इन्होंने इतनी गलत बात कही जी। इन्होंने कहा कि इनके जुमले सुने, पीपीआई जो बनी जी पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, वो इसलिए बनी कि एमपीएम ने पंजाबी और पठानों को मारा जी। इनको यही नहीं पता है कि सुन तो लो, अरे भाई तू सुन तो लो ना, सुन तो लो ना पहले, यही जब तो मैंने आपसे सवाल करा है कौन से सन जो है मेन वॉल्यूम जरा आप करें, अप डाउन हो रही है। चलो ठीक है जोर से बोलें कि ये कौन से सन में बनी थी, ताकि एक सबसे बड़ा तो वही फैक्ट इनका झूठा आदमी का कि इसको आपके अलावा इस आदमी को कोई सीरियस लेता है कि आगे हर दिन आगे झूठ बोलता है, इसको ना सर पता होता है, गुलाम सर है इसको नहीं पता है ना। अरे छोड़े एक मिनट इनके ऊपर ना जाए प्लीज सैयद साहब, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग पर्सनल ना जाएं। आप क्या है, मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। झूठ बोलते हैं ना यार, आगे इनको सर पैर का पता नहीं होता। अरे एक सेकंड चले ठीक है, नहीं पता भी जैदी भाई को जवाब दे दें जी। जैदी भाई अरे एक सेकंड सैयद साहब जज्बाती ना हो, ठंडा पानी पी लें आप भी। झूठ बोलता है यार मीडिया पे। अरे आप ठंडा पानी पी लें प्लीज। चले आप जैदी प्लीज, मुझे जैदी भाई से लेने दें, जवाब लेने दें प्लीज। अरे एक सेकंड जैदी भाई से तो मैं लेने दें जी। जैदी भाई बोले, आप जैदी भाई चुप रहे एक मिनट के लिए, जैदी भाई ले बोले। आगे सियासत करते हैं, तेरे खानदान में कोई मरा नहीं है, जिस दिन वो मरेगा ना तब तुझसे पूछूंगा मैं। अरे ये क्या मतलब हो गया कि मैंने कितनी दफा माना गया लैंग्वेज का ख्याल रखा करें, आपसे भी बात कर सकते हैं, चैनल में बात कर रहे हैं। आप क्या अपने घर के ऊपर आप फिर गाली गलौज शुरू कर दिया आपने। मैंने उनको रोका है तो आप सुने तो सही ना, मैंने खुद स्टॉप किया है तो आप क्यों स्टॉप नहीं हो रहे हैं। अरे भाई कितनी, अब आप देखें आप खुद गाली गलौज करना शुरू कर दिया आपने। प्लीज मैंने कितनी दफा मना किया है कि शो लाइव जा रहा है, लोग बैठ के देख रहे हैं, मैंने उनको रोका है, आपने सुना नहीं मैंने किस तरह रोका उनको। आप नहीं सुने, बकाए के ठंडा पानी पी ले, गिलास भर के रखे ठंडा पानी का और पिए पानी। जैदी भाई बोले आप प्लीज। देखिए जरा हाल देखिए कि कोई कंट्रोल ही नहीं है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, हमेशा आप से बाहर हो जाते हैं। मेरी ये समझ नहीं आता, सारे लोग देख रहे हैं, कम से कम बर्दाश्त करें ना। आपको बर्दाश्त ही नहीं है, आप लोग कहीं का गुस्सा, मुझे लगता है सारा दिन का गुस्सा जो ना आपका भरा हुआ होता है, अपने फैमिली का गुस्सा जो आप इस शो में आके निकालते हैं 100%। आपको क्या पता इस वक्त दुनिया देख रही है आपको और आपकी समझ में नहीं आता, आप लोग आते हैं इस शो के अंदर अपनी भड़ासे निकालना शुरू कर देते हैं। तो भाई कंट्रोल करें ना, अगर नई बात हो रही है सुने आराम से बैठ के। और मैंने कितनी दफा मना किया है कि टॉपिक पे आप ये कह सकते हैं जी हम एग्री और डिसएग्री कर रहे हैं, पर आप क्यों पर्सनल जाते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता पर्सनल जाते क्यों एक दूसरे के ऊपर। टॉपिक में क्यों नहीं होते आपके अल्फाज बात करने के लिए। जैदी भाई बोले आप सैयद साहब को मैं बोल रही हूँ, दूसरे सैयद साहब मेरे साथ आए ARM को बोलने के, मैंने उनको कहा है वो चुप हो रहे हैं, मगर आपने तो लैंग्वेज को आपने लिमिट क्रॉस कर दी एकदम। आप लैंग्वेज से उतर गए, आपने तो बिल्कुल 34 साहब वाला काम किया उस वक्त जब किया था उन्होंने। अब फिर आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं यार। हर कॉलर की रिस्पेक्ट होती है, आपकी भी रिस्पेक्ट है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, ठीक है आप बात ना करें मगर आप लैंग्वेज का तो ख्याल करें। आप लेडीज भी देख रही है बैठी हुई, फैमिलियां भी देख रही है, एक लेडीज एंकर बैठी हुई है आपके सामने, मगर आपको समझ नहीं आ रही है। गो फॉर इंटरवल यार, आप ब्रेकअप पे जाएं, आप ब्रेक पे जाएं। चलिए जी कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer,
अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये शो इसी तरह चलता रहे तो खुदा के लिए लैंग्वेज का ख्याल रखा करें। देखिए कितने लोगों के मैसेजेस आ गए, कितने टेक्स्ट मैसेज आए, या फैमिलियां देख रही होती थी, वहां पे लोग 4, 5, 10 कॉलर ही मेरे साथ नहीं जुड़े हुए होते, लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए होते, इस शो को देख रहे होते हैं और पसंद कर रहे होते हैं और चाहते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करना, मगर सिर्फ इसी डर से कि कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए। अब कल की बात ले लें, कल शुएब भाई आए, उनकी मिसेज ने आके बात की, आप देखे ना शुएब भाई ड्रॉप हो गया, हालांकि मुझे पता है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी
भी बैठ के देख रही है, मगर क्या फायदा कि अगर वो आते हैं, आप लोग जो भी कॉलर आता है आप उसको पकड़ लेते हैं। भाई कॉलर के ऊपर ना जाए, खुदा के लिए कितनी दफा आपको मैं लेक्चर देती हूँ, इंट्रो देती हूँ अपना स्टार्ट के अंदर, भाई अपने टॉपिक पे हैं, अपने तजिया दे, क्या इंतजार करते रहते हैं कॉलर क्या बोले तो उस पे आके बोले। भाई अपनी बात करें ना, अगर आपके पास कुछ है मैसेज वो दें आप कि भाई ये मेरा मैसेज ये है, ये आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आए धड़ से कॉलर के ऊपर बात करनी, इंतजार करते रहते हैं कि भाई कॉलर क्या बोल रहा है और आके बोलना शुरू कर देंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। All I like to say is this the callers that you have on your program, the caller that was just swearing and stuff, he has no purpose on this channel other than trash talking and cursing, and you know nothing about it, and it's ruining the whole program and not letting anyone speak and argue with everyone. What do? You don't ban him or anything. चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब जी बोले सही साहब आप। देखिए मैं आपसे सिर्फ चंद बातें करूंगा। जी सबको सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे मोमिन मुसलमानों को एक बात को ख्याल रखें कि इंसान देखे दिल बर्दाश्ता है कि कर शिकस्त मगर किसी का दिल ना दुख, जी क्योंकि उस दिल के अंदर खुदा रहता है। आप किसी को गाली देके ना उसकी प्लीज उसको मत करे। देखिए मैं सैयद साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू करते, कुछ लोग तो रौनक है आपके प्रोग्राम में। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैदी साहब है, जब सब 2-3 और भी है, जाफरी साहब है, महमूद साहब है, साजिद है, ये रौनक है। लेकिन इस रौनक को इस तरह आप लोग मचल रहे हैं, इस तरह मसल रहे हैं, यार लोग हमसे क्या सीखे? इस प्रोग्राम को कौन देखेगा? इतनी गाली गलौज, कोई अपनी माँ के साथ बैठा है, कोई बहन के साथ बैठा है, कोई अपनी बहू के साथ बैठा है, कोई बच्चों के साथ बैठा है। यार कसम से इन चीजों को छोड़ो। और मैं आपसे जैदी साहब और अपना सैयद साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बात को किसी तरह डाइवर्ट कर दिया करें। भाई आपका बयाना सही नहीं है, आप इसे दुरुस्त करें, ये कह देते आपके लिए आप झूठे हो, आप पढ़ो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ। अब वो भी अपने बच्चों के साथ बैठा है, उसकी बेइज्जती हो रही है कि आप उसके बच्चों के सामने बोल रहे हैं कि तू जाहिल आदमी है। तो सैयद भाई मेरा नाम पीछे मत लाओ। बेइज्जती जिसकी होनी है ना वो होके रहेगी, जिसकी होनी है। यार ये लोग चूरन बेचते हैं, ये एमक्यूएम के सुबह शाम उनके घर में बैठ के कत्लो गारत जो होती थी वो देखते थे। ये लोग वो लोग हैं, इनको किसी की जान का कोई वास्ता नहीं है कि कोई मरे या जीवे। इसी प्रोग्राम में मेरे से किसी ने कहा, इसी एक कॉलर इस प्रोग्राम में कॉलर आता है कि साजिद का नंबर दो, साजिद की इंफॉर्मेशन दो, साजिद की इंफॉर्मेशन ले ले मेरे से इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट मांग ले। साजिद इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट मांग ले, डायरेक्ट भाई। किसी जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि आपको कई बातों से इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन कई बातें आप मानते हैं जैदी साहब की और आप कहते हैं ये सही कह रहे हैं। और हमारी सबसे ज्यादा नॉलेज जैदी साहब की इस प्रोग्राम में, इस बात को तो तस्लीम कर ले। सैयद भाई अपने ईमान को खुदा को हाजिर नाजिर रख के बताओ, कश्मीर में इतना लोग नहीं मरा जितना कराची में मर गया है, वो है सच या नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, है सच, ये सच है क्या नहीं है? ये सच है क्या नहीं है? एमपी ने फिर वहाँ पे जोर पकड़ा था और लोग आके बातें करते हैं एमक्यूएम। अरे लानत भेजो एमक्यूएम पे यार। देखिए एमक्यूएम के साथ भी ज्यादतियां बहुत जगह हुई है साजिद, बहुत जगह हुई है, उनका हक मारा गया, इस बात को तस्लीम तो करो। एमक्यूएम महाजिरों के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है कराची, ये बात तो मैं गवाह उस बात का। यार मैं अपना खुद सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हुई, मेरे को बोला 2 घंटे का पेपर है, मैंने 15 मिनट में किया। मुझे क्या जाओ इंटीरियर सिंह का डोमिसाइल। मैंने कहा भाई मैं कराची का आदमी, मैं कहाँ से डोमिसाइल लाऊं? मेरे को उन्होंने उठा के फेल कर दिया। मेरे साथ पहले ये हुआ था गार्डन हेडक्वार्टर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्यार मोहब्बत से रहो यार, खुदा के लिए। हम परदेसी एक तो उसके ऊपर भी आप हमको डबल परदेसी बना देते और गाली गलौज ऊपर से आप सोचे कि लाइव शो हो रहा है, इस वक्त दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं। आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आप लोगों को इतना एंटरटेनमेंट दिया जाता है, 2 घंटे आप लोग आते हैं, आराम से बैठते हैं, इस शो में एंजॉय करते हैं, अपनी बात कहते हैं। सबसे मेन चीज ये मुझे तो लगता है वो हमारे प्रोग्राम देखते हुए तकिया फेंक देते होंगे टीवी के ऊपर, तकिया फेंक देते हुए। समीना बहन ये बात हुई थी अपना एमकेएम की, और ये पंजाबी पठान, ये सारी एक हकीकत है। ये ऐसा हुआ है, ये कोई माने या ना माने, सैयद साहब को जब बात देनी चाहिए आती है ना, तो सैयद साहब अपने आप से बाहर हो जाते हैं। ये हमेशा तो 3 दफा तो मेरे साथ वो कर चुके हैं। मैंने इतनी इनकी इज्जत की है कि जिसका साथ में सैयद साहब पटड़ी से उतर जाते हैं, सैयद साहब को नहीं पता चलता कि
लाइव शो हो रहा है, सारी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, लेकिन सैयद साहब जब आके किसी को बोली करते हैं ना, नोबडी कैन बोली, नोबडी, हर आदमी अपने घर में इज्जत रखता है। तो ये साहब किसी को आके बोली नहीं कर सकते। ये एमकेएम इसका एमकेएम का उठाना हुआ तो पंजाबियों का ये हुआ था, ये इनके मुंह को खून लग गया हुआ था एमकेएम वालों को। चले मैं जैदी भाई से जरा ले लूं मैसेज। जी जैदी भाई क्या कहेंगे? एक सेकंड, let me finish it. I have a couple more seconds. ये लोगों को मारा करते थे, ये लोगों को ज्यादती किया करते थे। तो जब वो सारे पठान इकट्ठे हो गए, पंजाबी इकट्ठे हो गए, ये इधर से गोली चलाते थे, उधर से मिसाइल आता था। ये जितने कनाडा में, अमेरिका में छुपे बैठे हैं ना, ये उसी में उनकी लड़ाई की वजह से बैठे हैं। ये अपनी जान छुड़वा के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये खुश होके नहीं बैठे हुए। जितनी मर्जी ये पढ़ के मारते रहे, ऐसे है जी ऐसे, ये अपनी जान छुपा के बैठे हुए हैं। एक गोली इधर से एमकेएम से चलती थी, दूसरी तरफ से मिसाइल आना शुरू हो गया था कि ये बच नहीं सकते थे, इनके कीमा कर रहे थे वो लोग। है कितने ये लिहाजा बात वो करनी चाहिए जो हुई है, अपने आप से बाहर नहीं निकले। तो बाकी रही दूसरी बात है कि आपने शोएब साहब की बात की है, शोएब साहब ने हमेशा कहा है कि मैं उसका पीपल पार्टी का मेंबर हूँ, एंड ही इज अ पॉलिटिशियन। अगर वो आके इमरान खान पे बात कर सकता है ना, तो ही इज अ पॉलिटिशियन। वो हमारे तरह कलर नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है एक। उसकी भी बात हो सकती है, उसके तलीम की भी बात हो सकती है, उसके बच्चों की भी बात हो सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। वो आके इमरान खान पे बात करता है, इमरान खान के बच्चों पे बात करता है, बुशरा बीबी के आन के बात करता है। मैंने तो कल उसका लिहाज कर दिया है कि उसकी बेगम की वजह से, उसकी बेगम बोल रही थी, आई डोंट वांट नो डिसरिस्पेक्ट हर। कैसे दूसरी दफा उसने आन के स्पीच दी है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया, क्या लोगों के माँ बाप ने सड़क पे फेंक दिए हुए, वो बच गया मुझसे अगले दिन। मैं एडवाइस दे रहा हूँ। चले सब बोले जी जाफी साहब बोले। मीना जी बात सुने, क्या लोग चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये लोग चाहते क्या है मेन चीज ये। अब कल का टॉपिक, मंडे का टॉपिक मेरा यही होगा कि आप लोग चाहते क्या है, वैसे ये बता दें आप लोग किस तरह चाहते हैं कि रन करूं इस शो को। इतने अच्छे तरीके से आप लोग आते हैं, एक बार सॉरी करते हैं, कहते हैं कि जी किसी ने भी अगर इसमें गाली गलौज किया, कुछ किया, एक हफ्ते के लिए इसको बैन कर दें, 10 दिन के लिए इसको बैन लगा दें, ये कर दें। फिर इसके बाद कहते हैं जी हाँ जी हमें वाकई में यार एक का ख्याल रखना चाहिए, फिर सॉरियां करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाते हैं। मेरी समझ से बात आ रहा है कि आप लोग चाह क्या रहे हैं। आदमी है, लेकिन बात सुने, इनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए था, मैंने उनका लिहाज कर दिया, उन्होंने गलत बात की है। क्या किया है? चलें जादी भाई आप बोलें, क्या कहेंगे? समीना मेरे ख्याल से आप यकीन करें, मैं आपसे शाम मेरी बात हो रही थी, मैं बात करने वाला था, मैं थोड़ा सा कह दूं, आज मैं फोर्ट लॉडर्स में एक जगह बैठा हुआ था जी, और आपके प्रोग्राम का वहाँ जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे छूटते ही ये कहा कि वो पीटीआई का जो प्रोग्राम आता है। मैंने कहा नहीं यार, उसमें तो सब तरीके की बातें होती हैं। तो उसने कहा नहीं यार, वहाँ पे तो सिर्फ उन्हीं किसी से बात थोड़ी करने देते वो लोग, वहाँ कोई बोलो तो गालम गलोच शुरू हो जाती है, वो तो प्रोग्राम ही गालम गलोच का है। और आज एक मतलब फिर प्रूव हो गया, बिल्कुल वही सबूत आ रहा है। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करें इन 3-4 लोगों के साथ, जिन लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है और जो तमाम ये शुरफा खानदान से ताल्लुक रखते हैं लोग। देखिए जैदी भाई छोड़ दें ये, देखें ये जैदी भाई ये शो जो है ना सिर्फ लिमिटेड कॉल का नहीं है, देखिए ये सब देख रहे हैं। आपको अभी एक कॉलर ने आके बताया कि हम भी इस शो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज इसका ख्याल करें, आप अपना तजिया दें, आप जो बात कर रहे थे वो आगे चलें, छोड़ें इसको, लिमिट स्टॉप करें जैदी भाई, आगे बढ़े, कहें नहीं बस आगे बढ़े। आप बताएं क्या कह रहे हैं जी। मेरा सवाल आपसे, आप बताइए ना कि इलेक्शन जो अभी, देखिए जो मेरा टॉपिक है उस पे आ जाए खुदा के लिए। एमक्यूएम का टॉपिक भी नहीं है जिसमें हम बात करने लगते हैं, हम एमक्यूएम को हमेशा बीच में क्यों लेकर आते हैं, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। अगर मैं लिखती टॉपिक के अंदर कि भाई एमक्यूएम की जमात जो अब आएगी नहीं आएगी, एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है मानते हैं, मगर आप ये सोचें कि मैंने जब टॉपिक पे लिखा ही नहीं है तो आई क्यों एमक्यूएम। मेरी बात सुने, जब हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कारकुनों के साथ जिबरी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके साथ तशद्दुद हुआ है, तो क्या हम माजी का जिक्र नहीं करेंगे?
क्या जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की तारीख से निकाल देंगे? आप कल कायदे आजम की भी बात नहीं कीजिएगा कि वो कोई हिस्सा थोड़ी है पाकिस्तान का। नहीं कायदा देखिए, नहीं टॉपिक मेरा मतलब कहने का ये कि जिक्र करना अलग कहानी है भाई। देखिए जिक्र करना अलग बात है, जब टॉपिक ही नहीं दिया हुआ जी, जब रेफरेंस आएगा तो सबका नाम लिया जाएगा। और जब हमने ये बात की थी तो उसमें एमक्यूएम की तारीफ कहाँ हो रही थी? ये कौन कह रहा था उन्होंने कत्ल किए या नहीं किए, या वो कत्ल हुए या नहीं हुए? ये तो बात ही नहीं हो रही, ये बताए ना, ये तो बात नहीं हो रही थी, ये बात नहीं हो रही थी कि कितने कत्ल किए क्या किए। कह रहे थे कि तशद्दुद जो हुआ है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे सबसे ज्यादा हुआ है, ये बात हो रही थी। फिर उसके बाद जब बात हो रही है और अब बात ये हो रही है कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि ये सच का प्रोग्राम है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब हम मीडिया पे बैठते हैं और जो लोग सुन रहे होते हैं ना, हमारे नाज़रीन और सामने देख रहे होते हैं, वो ये तवक्को करते हैं कि हम जो है एक तारीख बता रहे हैं, हम कोई उन लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको गलत तारीख बताएंगे, अपनी गलत तारीख बताने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी तारीख को मस्क कर रहे हैं ना। अगर मैं कल ये कहना शुरू कर दूं कि 14 अगस्त को नहीं 12 अगस्त को पाकिस्तान बना था, तो आने वाली नस्ल कहेगी फलां प्रोग्राम में तो 12 अगस्त का था, आप कैसे कह रहे हैं 14 अगस्त है? तो जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पैसे बांटे थे वो असगर खान ने बांटे थे, तो तारीख बदलना है ना। असगर खान को मिले थे पैसे आईजीआई बनाई थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, असद दुर्रानी ने, उन लोगों ने, और पैसे बांटे थे नवाज शरीफ को, अल्ताफ हुसैन के पास लेके गए थे, नवाज शरीफ को दिए थे और दूसरी जमातों को दिए गए थे। असगर खान ने तो उसके खिलाफ मुकदमा किया था। जब आपको चीज पता ही नहीं है तो कम से कम उस टॉपिक पे तो बात नहीं करें ना। फिर आप कह रहे हैं हाँ वही होगा ये यही होगा, तो जब आपको नहीं मालूम है तो उसमें नहीं बोले। राइट, जो बात होगी वो तो करेंगे ना। अगर हम चाहते हैं कि लोगों को सच मिले, अगर आप गलत बोलेंगे तो इतना तो किसी के पास मौका, जैसे ही आप झूठ पे ही सामने खड़े वाले को बोल देते हैं कि झूठ बोल रहा है, ये चूरन बेच रहा है, ये बड़ी देर से मैं लफाजियां बात कर रहा था और समीउल्लाह और कलीमुल्लाह चल रहा है यहाँ पे, तो भाई कोई ना कोई बात तो करने का देंगे ना अपनी देंगे में। और गलत बात होगी तो उसका तो जवाब देंगे या नहीं देंगे? तो फिर बात उसमें मैं आता हूँ कि आप जो कह रही हैं कि नून लीग पंजाब के अंदर 18 के इलेक्शन में भी कास्ट हुए वोटों के अंदर सबसे बड़ी जमात थी, उसके सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए थे। उसके बाद पीटीआई की पोजीशन थी जिन्होंने ज्यादा सीटें वहां से निकाली थी, और उन सीटों में इंजीनियर्ड सीटें भी थी जो आखिरी वक्तों में चेंज की गई। 3 दिन के अंदर जो फैसले चेंज हुए थे उसमें उनकी वो भी सीटें थी। कराची से जो उनकी सीटें मैनिपुलेट करके दी गई थी उनकी वो सीटें भी थी। तो अगर देखा जाए और उन तमाम इंजीनियर्ड वोटों को अगर निकाला जाए तो पीटीआई उस वक्त भी तीसरे नंबर पे थी, पीपल्स पार्टी कास्टिंग वोट में दूसरे नंबर पे होती और नून लीग पहले नंबर पे होती, क्योंकि आपको वोट इजाफी तौर पे आपको दिए गए थे तो टोटल कास्ट में आपके वोट बढ़ गए थे, इसलिए आप दूसरी बड़ी जमात बने थे। तो अगर इस वक्त पोजीशन देखें तो आपकी इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की मकबूलियत है, पीटीआई के लोग फॉलोअर हैं और पीटीआई को लोग चाहते हैं। डजंट मैटर वो सही है या गलत है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जब उस जमात को इस पूरे सिनेरियो से दूर रखा जा रहा है, उससे दूर किया जा रहा है, तो वो वोट या तो कास्ट नहीं होगा या वो कहीं डिस्टर्ब होके दूसरी तरफ जाएगा। क्योंकि बाज लोग जो होते हैं वो सिर्फ तफरीहन वोट डालने में भी जाते हैं, उनको इससे सरोकार कोई नहीं होता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। और बहुत से लोग जो है वो इन्फ्लुएंस में जाते हैं कि अच्छा ये वोट जीत रहा है तो चलो इसी को दे दो, इसको वोट देने से क्या फायदा होगा, इसके तो अच्छा ये बता देंगे, कुछ कॉलर का कहना है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे डेट पर? मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ कि जो सूरत हाल हो रही है, देखें मैं मुस्तकबिल का इल्म तो नहीं रखता ना, राइट, वो तो किसी को भी नहीं पता। आप देखें पाकिस्तान की सियासत में तो मुस्तकिल एवरीडे कोई ना कोई चेंज आता रहता है। जो बात करते हैं वो डे टू डे के ऊपर करते हैं कि क्या सिचुएशन, जो आज तक के हालात नजर आ रहे हैं उसमें इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके नतीजे में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये मामले को जो उलझ गया था एक दिन के अंदर सुलझाया गया है, इसका मतलब है इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होने जा रहे होते तो ये तो बेहतरीन मौका था, इसको लिंगर ऑन कर देते, ये लंबा हो जाता, ये केस चलता रहता 10-12 दिन, 10-12 दिन के बाद फैसला हो जाता कि नहीं जी ये लोग डीआरओ ये नहीं बनेंगे, ये आरओ नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर 10-15 दिन तो आगे चला गया था ना आपका मुकदमा।
दिन के अंदर फैसला हुआ है, इसको तो समझने की कोशिश करें कि अगर एक ही दिन के और अंदर एक ही दिन के अंदर फैसला हुआ। ये सही साहब कुछ कहें। जी सही साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये पूछे इलेक्शन रिग होंगे या शफाफ होंगे? शफाक इलेक्शन कभी मुल्क में हुए नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि शफाक इलेक्शन होंगे? सही साहब क्या जवाब सवाल पूछ रहे हैं? सुने मेरी बात सुने, एक खबर होती है ना, हस्बे साबिक इमसाल भी 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाया जाएगा। जी, तो यही होगा हस्बे साबिक इस दफा भी इलेक्शन साफ और शफाफ और पुरअमन मुनक्किद होंगे। कहीं कहीं झगड़े के वाकयात हुए, पंजाब में 70 आदमी हलाक हुए, सिंध में 13 हलाक हुए, बकिया तमाम जगह सूरत हाल मामूल पे थी। बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। वहाँ से इतने वोट जीत गए, इतने वोट जीत गए, इस हल्के से इतने वोट हासिल किए और ये नामजद हो गए। जगह से बैलेट बक्स ले जाते हैं, पकड़ा गया, फायरिंग हुई, 14 अफराद जख्मी हो गए, 3 हलाक हो गए और हलाक शुदगान को 1-1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। ऐसे बयानात तैयार होते हैं हर साल की तरह, हमेशा की तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरह के बयानात तैयार होंगे, इसी तरह जिस तरह कहा जा रहा है। जी, ये जो माइंड सेट बनाया गया है, जी जाफिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जाफिर साहब जी, बात सुने। इमरान खान का पिछले दिनों में बयान यूट्यूब पे पड़ा हुआ है या अपना फेसबुक पे भी है। वो कहते हैं कि मेरे वर्कर ऐसे हैं, ये कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ता तो फिर वफादार है, मेरे पास शेरू भी है, मेरे पास मोटा भी है, 2 कुत्ते उसके पास है। शेरू का बेटा है वो कुत्ता, जो मोटू उसका नाम रखा हुआ है इमरान खान ने। उसका कहने का मकसद यही था कि मेरी पार्टी के जितने भी मेंबर है, जितने भी मेरे जियाले हैं, ये कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ता फिर वफादार है, लेकिन ये लोग वफादार। देखिए एक बात सुने, उसने उन लोगों के लिए कहा जो उसको धोखा देके गए, जो उसकी पार्टी में बैठे थे गद्दार लोग, उनके बारे में उसने ये स्पीच बोली थी कि उसने बोला तो सही है ना, कुत्ता तो इंसान से ज्यादा वफादार होता है। सुने एक मिनट मेरी बात सुनाए। ये बयान इमरान खान का, ये इमरान खान का बयान नहीं है, ये पाकिस्तान के हर सियासतदान का बयान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी नजर में उसके कारकुनों की हैसियत इससे ज्यादा कोई नहीं होती। जब वो ये कहते हैं कि एक बिरयानी के ऊपर आ जाते हैं जी, या फला चीज के ऊपर आ जाते हैं, तो इससे ज्यादा उनकी क्या हैसियत होगी? राइट, क्या है? तमाम सियासतदान अपने वोटरों को जुबान से कहते हैं कि हम जान देने को तैयार हैं, हम ये हलफ नहीं हर जलसे में उठाता रहा। हम और आप यहाँ पे कत्ल होने के लिए एक दूसरे को तैयार हैं, मारने पीटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इनकी क्या एक बात सुन लेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? जी बताएं क्या बात कह रहे हैं? शेर अफजल ने से किसी ने पूछा कि 6 महीने पहले तो आप मकबूल नहीं थे, अब आप इतने मकबूल हो गए, तो उसने कहा 6 महीने पहले कुछ लोगों की औकात का भी नहीं पता था, वो भी पता चल गया। ये है जवाब जाफिर साहब। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर देखें, अगर पीटीआई को इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं मिलता जी, ठीक है, इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिलती, आप ईमानदार ग्रुप करके लोगों को आजाद खड़ा करवा दें और डिक्लेयर कर दें कि जो ईमानदार ग्रुप की तरफ से होगा वो जो है वो पीटीआई का है। दूसरे लफ्जों में, जैसे एक जमाने में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था ना कौंसल में, उन्होंने अवाम दोस्त के नाम से एक इस्तेलाह निकाली थी कि अवाम दोस्त जो होंगे वो पीपल्स पार्टी के होंगे। फिर वो कहेंगे कि पीपल्स एमक्यूएम का जिक्र आ गया, एमक्यूएम ने हक परस्त के नाम से ग्रुप बनाया था ना जी। तो अगर बल्ले का निशान इमरान खान को नहीं मिलता तो फिर इमरान खान बल्ले का निशान कोई हैसियत नहीं रखता। अगर किसी ने कह दिया ना कि ये ईमानदार ग्रुप का है, लोग उसी को वोट देंगे। अगर यानी कि बल्ले के निशान की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखता, अब ये कह रहे हैं? जी, बल्ला कोई हैसियत नहीं रखता, जिसके लिए इतना वावेला हो रहा है कि बल्ला 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 कोई, आपका अगर वोटर है, आपका अगर फॉलोअर है तो वो आपके कहने पे चलेगा। आप ये कहें कि ये इमरानदार ग्रुप है और इमरान इसको वोट दें, देखिए उसको कैसे मिलेगा। लेकिन ये कहना कि जमात ही होगी तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या बल्ला ही होगा तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये दूसरी चीज है। आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, आप 10 तरीके से हिस्सा ले सकते हैं और 40,000 तरीके उसके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पीटीआई के नाम से इलेक्शन खड़े। आपके अगर इतना ताकत है, अवाम में इतना आपकी हैसियत है, आप किसी भी नाम से खड़े हो जाएं, उसके बाद आप जमा हो जाएं एक तरफ पार्लियामेंट में, ऐलान कर दें कि हम पीटीआई में शरीक होने का ऐलान कर रहे हैं और
आदमी कैसे, वो आजाद उम्मीदवार को वो नहीं जमात ज्वाइन करने की इजाजत होती क्या? जी। अगर आपके 200 सीटें 200 बंदे इमरानदार ग्रुप में जीत जाएंगे तो पार्लियामेंट में वो खड़े होकर हंगामा नहीं कर सकते क्या? वो कि हम पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। आप करना तो चाहें जी, करना तो चाहे, मेन चीज ये जी। सियासी चाले सियासतदान चल सकता है और वकील वकालत के काम कर सकता है। ये सियासतदानों का काम है कि वो सियासी चाले चले। ये शेर मरवत और ये गौहर अली खान का काम नहीं है कि जो कल तक आपके लिए पैसों से काम करते थे और आज आपने क़यादत उनके हवाले कर दी। गौहर अयूब को बाहर, उसको बाहर निकाले ना, उमर अयूब को बाहर क्यों नहीं निकालते? इलेक्शन से पहले पीटीआई बैन हो जाएगी, ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, कौन सा इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरे पास मुझे तो नजर सैयद साहब की ये इत्तला आई है कि बैंड हो जाएगी पीटीआई। ये तो कह रहा हूँ ना, सैयद साहब तो वो भी आपका माशाल्लाह भी लगवा रहे हैं। उनकी हरकतों की वजह से जिस तरह उन्होंने जियालों को अपने यूथ को मैसेज दिया हुआ है ना, वो ही तो लेके अभी मैंने बच्चे की बात की है, वो बच्चा है हालांकि थोड़ी उम्र का ही है, लेकिन उसने बदतमीजी की थी पुलिस वाले के साथ और 9 मई को की थी, इसलिए भागा हुआ है। मैं सईद भाई मैं एक बात कह दूं, सईद भाई 1 मिनट फिर मैं वो आपसे क्वेट करूं। देखिए जो दुआएं मांगते हैं ना, अल्लाह मियां कभी कभी दुआएं भी तस्लीम कर लेता है। लोग रोजाना कहते थे कि वो कब गिरफ्तार होंगे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, कब मुकदमा चलेगा। वो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला सुन लेता है ना। अब उनके पास इतनी दरखास्तें आई, अल्लाह मियां ने कुछ तो तस्लीम कर ली ना। कौन माई का लाल इसको हाथ लगा सकता है? वो माई का लाल तो सबके ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो सबके ऊपर है, तो वो ही पकड़ा है, उसी ने पकड़ा है और किसी ने नहीं कब गिरफ्तार होंगे, कब मुकदमा चलेगा, तो फरिश्तों ने भी रिकमेंडेशन दे दी होगी। मैं आपको जज करूँ, देखें इसका तरीका यही है कि आप पार्लियामेंट में आए, जीत कर आपके पास पॉपुलरिटी, आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि उस पॉपुलरिटी को आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप उसको वोट में तब्दील करें। अब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 या उससे भी ज्यादा ऐसे हलके हैं जो उनके अपने जाती हलके होते हैं, उससे कोई दूसरा नहीं जीतता है। उनके जो लोग वहां पे जी ठीक है। तो अब आपके पास पीटीआई के पास उन 70-80 हलकों में से अगर 40 हलके भी ऐसे हैं जहाँ से जो पीटीआई की हिमायती करते हैं, अगर वहां से वो आजाद भी खड़े होते हैं और अगर वो 40 सीटें या 30 सीटें भी जीत लेते हैं वो, क्योंकि उन हलकों से कोई दूसरा जीत नहीं सकता। मिसाल के तौर पे हाला से मखदूमी जीतेंगे या ठट्टा से शराजी जीतेंगे, अब वो किसी भी पार्टी में चले जाए, ठीक है ना। इसी तरह पीटीआई के पास भी बहुत सारे ऐसे हलके होंगे पाकिस्तान में जहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए, भले वो बल्ले के निशान पे ना हो, किसी और निशान पे खड़ा हो जाए और उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनके हिमायती हैं, तो वो पार्लियामेंट में आए तो वो शायद पार्लियामेंट में आके इमरान खान के लिए कुछ रास्ता बना भी सकते हैं। ये अहम बात है। बाहर से कुछ नहीं होगा, जो भी रास्ता बनेगा वो पार्लियामेंट के अंदर से ही बनेगा। ये बात बहुत अच्छी बात की, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात की तस्दीक कर दी। दफ्तर खारजा तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात की तस्दीक है। मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा करें और कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को नजरअंदाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC, चीन और तुर्किया ने भी तशवीश का इजहार किया है। तोशाखाना केस में इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज। इमरान खान के तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के फैसले में कहा गया है कि बादियुन नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली ने बेकायदगियां हुई। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के बावजूद बानी PTI जेल में ही रहेंगे, उनसे जेल में ही तफ्तीश होगी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल आर्टिकल 10A से मुतसादिम है। सिंध बार एसोसिएशन के हंगामी इजलास के एलामिया में कहा गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल मतवाजी अदालती निज़ाम चलाना है।
एलामिया के मुताबिक सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से अदलिया पर अवाम का एतमाद कम होगा। एलामिया में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपील पर जल्द आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदारी पीटीआई पर होगी। पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जमानी सबोताज करने की साजिश है। साइफर केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने की। अदालत में तलब किए गए गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। चार्ज फ्रेम हो चुका, शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सिक्रेसी मद्देनजर रखी जाए। शादी मैंने करनी है कि आपने, आपको क्या परेशानी है? बिलावल का सहाफ़ी को जवाब। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी बात को बढ़ाते हुए सहाफ़ी को जवाब दिया कि आपकी नज़र में कोई लड़की है जो आप शादी का पूछ रही हैं। पीपी चेयरमैन ने कहा कि पंजाब में 20 हल्कों के इंतखाबात नहीं संभाल सके तो मुल्क भर में कैसे धांधली मैनेज होगी। कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसे विफाक में हुकूमत मिली तो सबको साथ लेकर चल सकती है। गैर शरई निकाह केस, इमरान खान ने वकील सलमान अकरम राजा की खिदमत हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में गैर शरई निकाह के केस की समाअत जज कुदरतुल्लाह ने की। सलमान अकरम राजा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वकालतनामा जमा करवा दिया। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल ने वकालतनामा जमा करवाया। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के क़याम की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ के मुताबिक एजेंसी के क़याम से शहरियों के लिए साइबर स्पेस को महफूज बनाया जा सकेगा। वफाकी तहकीकाती इदारे साइबर क्राइम विंग अब नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपेगा। उमर सैफ के वकील ने आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जल्दी से आप लोग 30 सेकंड का सारे कॉलर जितने भी मेरे साथ मौजूद हैं 30 सेकंड का मैसेज दें। मैं प्रोग्राम को खत्म करना चाह रही हूँ। जल्दी से सैयद साहब आप दें और जल्दी से साजिद भाई आप भी दें और महमूद भाई आप भी दें। जल्दी से 30 सेकंड का मैसेज लास्ट में। 30 सेकंड का मैसेज ये है कि अगर आप कहते हैं हमारी पॉपुलैरिटी है तो इसको स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली इसको कैश करें। ठीक है। और चाहे वो आजाद उम्मीदवार हों, भले बल्ले के निशान के ना भी हों, आप उनको बताएं लोगों को कि इनको पीटीआई की या इमरान खान की हिमायत हासिल है और लोग उनको वोट करें। ठीक है, चलें जावेद साहब 30 सेकंड का मैसेज दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मंडे को मुलाकात होगी। जल्दी से दें सब। जाफरी साहब दें अपना 30 सेकंड। मैं कह रहा हूँ अवाम निकालें। अगर इनके पास इतने लोग हैं तो अवाम निकाले ना बाहर, क्यों डरते हैं? चले आप ये कहेंगे अवाम निकालें। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप लास्ट में? साजिद भाई 30 सेकंड का मैसेज। मगर मेरा 30 सेकंड का मैसेज नहीं है, मेरा 1 मिनट का मैसेज होगा कि पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आजम अल्लामा इकबाल। मगर वही मैं कहूंगा कि लोग इस प्रोग्राम में जाहिल आ जाते हैं, जाहिल।
जाहिल भी आते हैं इस प्रोग्राम में, पढ़े लिखे लोग तो हैं हम जैसे, मगर जाहिल लोग भी आते हैं। मैं खत्म करने वाली हूँ प्रोग्राम, वहाँ पे सिस्टम से बार बार मुझे कहा जाए, इशारा किया जा रहा है कि स्टॉप करें। मेरा मैसेज पूरा ले लें, जल्दी करें, जल्दी। मैंने महमूद भाई से भी लेना, सैयद साहब से भी लेना, दूसरे वाले, बस खत्म करना प्रोग्राम। महमूद भाई का टाइम भी मैं ले लेता हूँ। तो कहा गया जी वकीलों के हाथ में तहरीक या पीटीआई को क्यों दिया जा रहा है? कायदे आजम वकील थे, अल्लामा इकबाल वकील थे। कल आपके इस प्रोग्राम में ये कहा गया कि वकील जो होते हैं वो चोर होते हैं, वो डाकू होते हैं, वो डकैत होते हैं। तो यार आप ये प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए करती हैं, अपने मुल्क के लिए करती हैं, जिसने पाकिस्तान बनाया वो वकील, और उसको बातें पढ़ रही है मरने के बाद। फिर कहा गया कि जी पीटीआई जो है वो बहुत से तरीकों से इलेक्शन लड़ा जाता है, मगर मैं आपको सलूट करता हूँ, आप जो हाँ में हाँ मिला रही थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या मुझे आप बताएंगे कि अगर इमरान खान किसी शौकत नाम के आदमी को खड़ा कर देता है और उसका इंतखाबी निशान होता है गार्बेज बिन, कोई उसको वोट डालेगा? किसी को क्या पता कि ये कौन आदमी है? कि जी अगर बल्ले का निशान ना मिले तब भी इलेक्शन जीत सकते हो, जाके खुद पाकिस्तान। देखिए एक बात सुनिए साजिद भाई, ठंडा गिलास का पानी पिए। देखिए वो उनकी राय थी, वो उनकी राय थी। आप ये कहेंगे उनकी राय है, मेरी राय नहीं है। अगर आप ये सब चीजें अपने ऊपर ले जाएंगे और जज्बाती हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप ये कहें कि भाई ये मेरी राय नहीं, मैं इनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। मैं चाहूंगा कि बल्ले का निशान मौजूद होना चाहिए, ये आपने कहना चाहिए। आप ये ना कहें कि भाई ये कह रहा था कोई। सुन ले आखिरी बात, आखिरी 5 सेकंड की बात। फिर लोग तुम्हारे मांगते थे कोई टच करके तो दिखाए, कोई गिरफ्तार करके तो दिखाए। खुद लोग बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए थे और 10 मुहर्रम को शो में बैठे हुए थे आपके, और कह रहे थे मैं बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ हूँ। ये भी एक बात सुने कि वो उनकी बात को छोड़ दें। उन्होंने एक मैसेज दिया, लाजमी तो शो में होता था कि भाई गिरफ्तार कब होंगे, गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तार करके दिखाएंगे। हम भी कहते थे भाई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। आप इस चीज को इतना सीरियस नहीं ले, एक शो के अंदर ये चीजें हुई हैं, बातें हुई हैं, तो उसको दोबारा दोहराई गई है बातें। तो लीडर है, मानते हैं कि आप लीडर को चाहते हैं जरूर, इसी तरह हर कोई अपने लीडर को चाहता है, मगर अपने लीडर को चाहने के साथ साथ आप एक शो में आ रहे हैं, एक सच की आवाज है। ये लोग पाकिस्तान के गद्दार लोग हैं, पाकिस्तान के गद्दार। ये लोग सिर्फ आगे हाय चाय बाय करते हैं कि जी मैं बहुत मोहतरम हूँ, मैं बहुत बड़ा नन्ना हूँ। चलें, अब महमूद भाई से आपका टाइम ओवर हो गया, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। वहां से मुस्तकिल मुझे कंट्रोल रूम से यही हो रहा है कि मैं जी महमूद भाई क्या कहेंगे? 30 सेकंड का मैसेज दें, इसलिए कि आप लोगों को मैं इसलिए मैसेज दे रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ होल्ड पे थे। जी महमूद भाई, महमूद भाई नहीं, वो तो ड्रॉप हो गया। चलें जी, बस ज्यादा यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जिंदगी बहुत छोटी सी जिंदगी है यार, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इसलिए आपको पता ही नहीं है कि देखें वीकेंड आने वाला है, एंजॉय करें आप लोग। इतना जबरदस्त मैं आप लोग को शो देती हूँ और आप इसमें एंजॉय करें। हम लेके रहेंगे बर्बादी, तेरा बाप भी देगा बर्बादी, वो अल्लाह ने जाफरी साहब लास्ट में तो आप अच्छी बात कह रहे थे, मैं समझी थी शायद कोई अच्छा सा शेर कहेंगे। अगर अभी भट्ट साहब होते ना तो लास्ट में इतना प्यारा शेर पढ़ के जाते। देखिए कुछ कॉलर हैं जो अभी तक हम इनको मिस करते हैं और याद करते हैं, ये बहुत अच्छे कॉलर थे। चले जाते थे, ये कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह मंडे फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।